नियोंग दियो एक ऐसा लड़का है जिसके पास सब कुछ है, पैसा, पास, स्टेटस, लेकिन फिर भी वो अंदर से पूरी तरह अकेला है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी से किसी के चले जाने और फिर किसी के आने से आ जाता है एक बड़ा सा बदलाव। इसी थीम को बेस बनाकर चलिए देखते हैं नेवर लेट मी गो BL सीरीज का ये ऑल इन वन वर्जन। हाय हेलो एंड नमस्ते। ऑल इन वन हिंदी एक्सप्लेनेशन के सफर में आप सभी का स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है नियोंग के जन्मदिन से। बहुत ही बेताबी से अपने पापा का इंतजार करते दिखता है। मम्मी आकर बताती है एक बार मीटिंग खत्म हो जाए फिर पापा यही नजर आएंगे। तब तक नियोंग मम्मी को पियानो बजाकर सुनाता है। थोड़ी देर में पापा पहुंच जाते हैं केक के साथ। नियोंग विश मांगता है उसके पापा हेल्दी रहे, खुश रहे और उसका साथ निभाते रहे। पापा जब पूछते हैं नियोंग अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा, तो नियोंग कहता है उसके पापा तो उसे सब कुछ पहले से ही दे रखे हैं। अब डिनर करते वक्त पापा नियोंग से पूछते हैं वो तो अब 18 साल का हो गया है तो क्या बिजनेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। पहले पहल उसे छोटे मोटे होटल संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। नियोंग को इंग्लिश और मैंडरिन जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस आते हैं। इससे कस्टमर को डील करने में उसे और ज्यादा आसानी होगी। अब नियोंग को तो समझ नहीं आता वो क्या कहे। वही मम्मी बात को बदलने के लिए पापा से कहती है जो गिफ्ट वो नियोंग के लिए लाए हैं उसे दे तो दे। इस पर पापा जन्मदिन पर नियोंग को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं और इस पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब है ओनली वन। पापा बताते हैं कि नियोंग जान ले इस खानदान का नियोंग अकेला वही है जो आगे चलकर सब कुछ संभालने वाला है, जिस पर उनको बहुत भरोसा है। वो टैलेंटेड है और स्ट्रॉन्ग भी। अब जब घर वापस जाने की बारी आती है पापा का बॉडीगार्ड चानोन सबको यहीं रुकने को कहकर कार लेने चला जाता है। इसी बीच नियोंग अपने पापा से कहता है आने वाले फादर्स डे में उसके कॉलेज में पापा को इनवाइट किया गया है ताकि वो आउटस्टैंडिंग फादर अवार्ड रिसीव कर सके। पापा तो कहते हैं अरे वो इस लायक थोड़े हैं। नियोंग कहता है वो बस ये चाहता है कि पापा इस इवेंट में आए। अभी इनके बीच ये बातें हो ही रही होती हैं कि वहाँ आता है एक आदमी और सीधा पापा पर गोली चला देता है। लेकिन इससे पहले कि दूसरी गोली किसी और पर चले चेनॉन वहाँ आ जाता है और उस आदमी पर फायर करता है। लेकिन फिर ये सब होने में इतनी देर हो चुकी होती है कि नियोंग की दुनिया से उसके पापा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब कहानी 1 महीने की लीव लेती है। मम्मी नियोंग को दिलासा देती है वो सब कुछ संभाल लेंगी। लेकिन फिर जब नियोंग को लगे कि वो तैयार है तो ये सारी जिम्मेदारी फिर उसकी हो जाएगी, क्योंकि बात करी इस परिवार की या फिर पूरे बिजनेस की, नियोंग ही ओनली वन उम्मीद है। अब यहाँ पर मम्मी का साथ देते हुए नियोंग चल तो पड़ता है मगर पता चल रहा है वो कितना नर्वस है। चारों तरफ जबरदस्त मीडिया और रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई है। मम्मी से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब इस बिजनेस को कौन संभालेगा, कौन बन रहा है इस बड़े से बिजनेस एम्पायर का CEO। दिखाया जाता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ साथ नियोंग के चाचा जी किट भी इस जवाब को सुनने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान करती है अभी के लिए CEO के चेयर पर वो बैठने वाली है। और ये सुनते ही किट पहले मुंह बनाता है और फिर उठकर चला जाता है और पीछे पीछे उसे फॉलो करता है उसका बेटा चॉपर। तो ऐसे चल रही है लाडले नियोंग की जिंदगी, केओस से भरा हुआ लेकिन फिर भी अंदर से पूरी तरह खाली। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ जिसका इंतजार आप सबको है। दूर दराज समंदर किनारे पाम अपने लाइफ से बहुत ही सेटिस्फाइड दिखता है, जहाँ एक तरफ नियोंग से पूछा जाता है जो भी हालात चल रहे हैं उस पर कंपनी के शेयर होल्डर्स को लेकर उसका क्या ओपिनियन है। तो नियोंग भी फर्राटेदार इंग्लिश में जवाब देता है जहाँ तक उसे पता है उसका ये बड़ा सा बिजनेस एम्पायर किसी एक इंसान पर टिका हुआ नहीं है। ऑपरेशनल टीम्स और एम्प्लॉयज तो वही हैं, तो वो श्योर है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। वही बात करे पाम की तो वो मछली पकड़ते दिखाई देता है। जब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि वो एक बोट क्यों नहीं खरीद लेता तो पाम कहता है पैसे होते तो वो बोट पर नहीं मोटरसाइकिल खरीदने में उसे लगाता। अब जब पाम से सवाल किया जाता है कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने क्या सोचा है, कॉलेज जाएगा या काम करेगा, पाम कहता है कि मछली पकड़ना, स्पोर्ट्स खेलना और मेहनत करने के अलावा उसे तो कुछ आता भी नहीं। तो इन सब को लेकर वो फ्यूचर के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहा। कट टू पाम को मछली बेचते भी दिखाया जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस लाइफ से पाम बहुत ही यूज्ड टू है। लेकिन फिर अगले ही पल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है चेनॉन, जिसे पाम पापा कह के पुकारता है। अब सीन शिफ्ट होता है नियोंग पर, जिसे स्कूल ड्रॉप करने आया है चेनॉन। यहाँ जब चेनॉन नियोंग को मालिक कह के पुकारता है तो नियोंग कहता है बचपन से चेनॉन ने उसे पाला पोसा है, फिर
फिर इस तरह मालिक कह के पुकारना सही नहीं दिखता। उनके मालिक पापा थे और वही रहेंगे। इसके बाद नियोंग की जिंदगी का एक और पहलू हमें देखने को मिलता है, जहाँ नियोंग के अमीरी पर स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते और बुली करते दिखाई देते हैं, और अगर इनमें से कोई अच्छी तरह से नियोंग से बात भी कर लेता है तो अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन नियोंग इन सब से इतना यूज्ड टू हो चुका है कि डील करना भी उसे आ गया है। ऐसे वक्त पर अपने मन को शांत करने के लिए वो म्यूजिक रूम आता है और हमेशा की तरह पियानो बजाने लग जाता है। हालांकि आज वो कुछ ज्यादा ही डाउन दिख रहा है। इसी बीच वहाँ एंटर करता है क्लास का प्रेसिडेंट बेन, और नियोंग को यहाँ देखकर बहुत खुश भी दिखता है। फिर सजेस्ट करता है कि क्यों न नियोंग म्यूजिक क्लब ज्वाइन कर ले। दरअसल उसने नोटिस किया है नियोंग जब भी पियानो बजाता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। इस पॉइंट पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नियोंग को पियानो बजाते हुए बेन देख रहा है, एंड नो डाउट बेन की नजरें बता रही है कि वो नियोंग को पसंद करता है। प्रेजेंट में जब नियोंग पूछता है कि क्या बेन उसे स्टॉक कर रहा है, बेन कहता है अरे वो तो प्रेसिडेंट है ना, हर स्टूडेंट पर नजर रखना उसका हक बनता है। नेक्स्ट कट में नियोंग को शूटिंग प्रैक्टिस करते देखते हैं, लेकिन वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड भी है जिंदगी में कभी उसकी गोली एम पर लगेगी भी या नहीं। जब इंस्ट्रक्टर कहता है फोकस पॉइंट ढूंढने में टाइम लगता है तो नियोंग बड़बड़ाता है कहीं फोकस पॉइंट ढूंढते ढूंढते उसकी ही मौत न हो जाए। दूसरी तरफ चनौन नियोंग की मम्मी तानिया को अपने बेटे पाम से मिलवाता है और परमिशन मांगता है क्या 2 हफ्तों के लिए पाम यहाँ रह सकता है। जब यहाँ के किसी स्कूल में इसे एडमिशन मिल जाएगा तो मूव कर लेगा। तो तानिया कहती है किसी और स्कूल में क्यों, पाम भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ नियोंग पढ़ता है। रही बात यू मिड सेशन में एडमिशन की तो वो प्रिंसिपल से बात कर लेंगी। वैसे अगर पाम किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो एक्टिविटी क्लासेस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या है ना कि नियोंग एकेडमिक लाइन में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में वो कोई दिलचस्पी नहीं लेता। अब इसी बीच जब वहाँ आ जाता है नियोंग तो पहली बार हमारे 2 फेवरेट कैरेक्टर्स की यहाँ मुलाकात होती है। वैसे तो इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, लेकिन हाँ लुक एक्सचेंज जरूर होता है। अब रात का सीन अचानक नियोंग को फील होता है कि स्विमिंग पूल में कोई है। चेक करने पर जब स्विमिंग पूल में कोई नहीं दिखता तो अपनी सेफ्टी के लिए नियोंग गन ले लेता है और निकल पड़ता है स्विमिंग पूल की तरफ। थोड़े से सस्पेंस के बाद इससे पहले कि नियोंग कुछ समझ पाए उसे लेकर ही पाम पूल में कूद जाता है। अब गुस्से में जब नियोंग पूछता है कि पाम यहाँ क्या कर रहा है और उसने उसे स्विमिंग पूल में क्यों फेंका, तो पानी में से गन निकालते हुए पाम कहता है वो डर गया था, गलती से अगर चल जाती तो क्या होता। अब नियोंग जब पूछता है यूं रात को चोरों की तरह स्विमिंग पूल में आने का क्या मतलब है, तो पाम कहता है वो बहुत अनईजी फील कर रहा था, सोचा सब सो गए होंगे तो छुप कर वो पूल में नहा सकता है। लेकिन फिर माफी मांगते हुए नियोंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ये बात उसके पापा को न बताया जाए। नियोंग जब पूछता है कि बात को छिपाने के लिए उसे क्या मिलेगा, तो पाम कहता है उसके पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ नियोंग को उससे कुछ करवाना है तो बता दे। सबसे पहले तो नियोंग को पाम का हाथ जोड़ना पसंद नहीं आता, फिर कहता है कि वो सोचेगा कि उसे पाम से क्या काम करवाना है। जब यहाँ पर पाम नियोंग को खुन्नू कहता है तो पाम कहता है कोई उसे खून कहे उसे मंजूर नहीं। इस पर पाम जवाब देता है अगर उसके पापा नियोंग को खुन्नू कहते हैं तो बॉस होने के नाते पाम को भी उसे यही कहकर पुकारना होगा। बाय द वे पाम ध्यान से नियोंग के गन से मैगजीन निकाल कर अलग कर लेता है और कहता है कि जब गन यूज करना हो तब डाल ले। तो अब नियोंग को ज्यादा सवाल नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पर नियोंग अपने गाड़ी में स्कूल जाता है, उसी सेम स्कूल में जाने के लिए पाम पहले वॉक करता है, फिर बस पकड़ता है और तब जाकर स्कूल पहुँचता है। क्लास में सब आपस में यही बातें करते हैं पाम का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होगा कि मिड सेशन में उसे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया। इसे दिखाया जाता है इसी क्लास में नियोंग भी है और चॉपर भी। अब अगले कट में पाम को स्पोर्ट्स क्लब में देखते हैं। यहाँ ऑन नाम का बंदा आता है और कहता है उसके हाथ में दर्द है तो उसकी जगह पर क्यों ना पाम खेले। अब पाम तो पहले से ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो यहाँ भी वो अपना टैलेंट दिखा ही देता है। जहाँ इस बात को नियोंग नोटिस करता है वही ऑन कहता है क्यों ना पाम उनके स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर ले। पता है ना सिंगल गेम खेलने के लिए 1000 तक मिल जाते हैं। अभी पाम सोचूंगा तो कह देता है, लेकिन फिर नियोंग को वहाँ देखकर उसे फॉलो करने लग जाता है। जब ये थोड़ा लंबा खींच जाता है तो नियोंग पूछता है पाम उसे फॉलो क्यों कर रहा है, लेकिन फिर इससे पहले कि पाम कोई जवाब दे कुछ और बच्चों को उस तरफ आते देख नियोंग पाम को खींचकर साइड में ले जाता है। पता चलता है कि ये लड़के आपस में नियोंग के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि ज्यादा नियोंग को बुली नहीं करना है वरना उसकी मम्मी कंप्लेन कर देगी। वहीं दूसरा कहता है पता है ना अभी अभी नियोंग के पापा की डेथ हुई है। अब वो लड़के तो यही सब डिस्कस
करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं नियोंग पाम को वार्न करता है, खबरदार जो मुझे फॉलो किया तो। दूसरी तरफ नियोंग के चाचा किट और मम्मी के बीच बिजनेस को लेकर बहस होते दिखता है। मम्मी का कहना है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तो किट जाकर कैसीनो को क्यों नहीं संभाल लेता। मगर किट का कहना है कि वो शहर से बहुत दूर भी है और जुआरियों के बीच रहना भी नहीं चाहता। इससे अच्छा है कि इतने सारे होटल से किसी एक को मैनेज करने के लिए उसे दे दे। और वैसे भी वो तो है इस खानदान की बहू, तो सब कुछ अपना समझ लेना ये कहाँ की समझदारी है। इस पर तान्या बहस करती है, जब सब कुछ उसके हस्बैंड ने उसके नाम कर रखा है तो ये बिजनेस उसी के मैनेजमेंट के अंडर चलेगा और फिर चला जाएगा नियोंग के पास। अब जब किट ये कहकर जाने लगता है कि वो कैसीनो नहीं संभालने वाला, तो मम्मी कहती है फिर तो किट को खुद को साबित करना होगा कि वो बिजनेस संभालने के लायक है। अभी ये बहस हो ही रही थी कि वहाँ आ जाता है नियोंग। यहाँ किट ऐसे दिखाता है मानो उसे नियोंग की बहुत परवाह है। इतना तक भी कहता है कि पापा चले गए तो क्या हुआ, वो है ना, वो नियोंग का ख्याल रखेंगे और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नियोंग बेहिचक होकर उनके पास आ सकता है। यहाँ नियोंग किट के इस दिखावे से अनकंफर्टेबल फील तो करता है, मगर फिर मम्मी के इशारे पर कुछ कहता नहीं। अब सीन स्कूल का, जहाँ पर फादर्स डे मनाने का प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ ज्यादातर बच्चों को उनके पापा के साथ देखकर नियोंग अपने पापा को बहुत मिस करता है और फिर स्कूल से बंक मारने की प्लानिंग करता है। मगर फिर जब वहाँ आ जाता है पाम, तो नियोंग पूछता है क्यों पाम उसका पीछा कर रहा है, उसका नौकर है क्या। पाम जब कहता है कि ऐसा करना खुन्नू के लिए डेंजरस हो सकता है, तो नियोंग कहता है अब भी अगर पाम उसे खुन्नू बुलाएगा मतलब वो हुआ बॉस, तो क्या बॉस को रोकना सही है। अब जब फटकार लगाकर नियोंग पाम को यहाँ से जाने के लिए कहता है, तो पाम कहता है ठीक है, फिर वो भी नियोंग के साथ चलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाम नियोंग को दीवार के उस पार जाने में भी मदद करता है। पहले पाम खुद दीवार फांदता है, फिर नियोंग को भी संभालता है। अगले कट में नियोंग पाम को लेकर आ जाता है एक वीरान से बिल्डिंग में। नियोंग बताता है इकोनॉमिक क्राइसिस में उसके पापा ने इस बिल्डिंग को बहुत कम दामों में खरीदा था। इस प्लानिंग के साथ कि इसे रिनोवेट करके हाई एंड कॉन्डोज बनाएंगे और नियोंग से कहा था अपनी मर्जी का कोई भी फ्लोर चुन लो और उस पर बनाया जाएगा नियोंग के लिए स्पेशल कॉन्डो। और बहुत टाइम लेकर नियोंग ने इस जगह को चुना था, लेकिन फिर उसके पापा ये वादा निभा नहीं पाए क्योंकि उसी के जन्मदिन पर उसके पापा की मौत हो गई। इसके बाद दोनों ही बिल्डिंग के छत पर आ जाते हैं। फिर कुछ सोचकर नियोंग कहता है कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो गया ये। पापा के डेथ के बाद ही अंकल चानोन पाम को लेकर यहाँ आ जाते हैं। सेमेस्टर के बीच में उसी के स्कूल में उसी के क्लास में पाम का एडमिशन कर दिया जाता है और फिर यूँ बात बात पर पाम का उसे फॉलो करना। तो फाइनली पाम इस बात को स्वीकार करता है, उसे यहाँ पर नियोंग के प्रोटेक्शन के लिए बुलाया गया है। नियोंग कहता है इसका मतलब उसके और पाम की हालत एक जैसी है, दोनों ही अपने अपने पापा के हाथों के कठपुतलियां हैं। और मम्मी वो तो कहती है कि पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी उसे देंगी और फिर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो खुद अपना ख्याल रख सकता है। पाम यहाँ समझाने की तो कोशिश करता है कि नियोंग की मम्मी उससे बहुत प्यार करती है और उन्हें इस बात का डर है कि कोई नियोंग पर अटैक न कर दे। ये सुनकर नियोंग पाम से सवाल करता है गाँव का एक लड़का जिससे सिर्फ मछली पकड़ना आता है, उसे एक अमीर घर के बेटे के प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, क्या लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा। पाम जब कहता है ये उसका जॉब है, वो अच्छे से निभाएगा, तो नियोंग कहता है उसे एक बॉडीगार्ड की नहीं दोस्त की जरूरत है, कोई ऐसा जिसके साथ वो बात कर सके, घूम फिर सके। अब फ्लैशबैक में एक छोटा सा कट जहाँ पर तान्या चेनॉन से कहती है कि उन्हें अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता हो रही है, कोई ऐसा चाहिए जो स्कूल तक भी उसके साथ रहे, उसे फॉलो करे और इसमें वो चेनॉन के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। इसी के बाद चेनॉन पहुँच जाता है पाम के पास और बैंकॉक चलने के लिए कहता है। पाम पूछता है उसके पढ़ाई का क्या होगा, तो चेनॉन कहता है उसका इंतजाम बैंकॉक में ही कर दिया जाएगा। अब प्रेजेंट में जब नियोंग फिर से सवाल करता है क्या पाम उसका दोस्त बनेगा, तो पाम कहता है बिल्कुल, जैसा नियोंग चाहेगा वैसा ही होगा। अब अगले सीन में जब पाव आंटी से पूछता है कि आज क्या खाना पक रहा है, तो आंटी बताती है ये एक बेनेडिक्ट है, अमीरों का खाना। पाम कहता है उसके लिए तो एक प्लेट चावल और ऑमलेट ही काफी है। अब आंटी जब कहती है जाओ ये नाश्ता नियोंग को देकर आओ, तो पाम को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर मजबूरी है तो सुनना पड़ेगा। कट टू पाम को सर्व करते देखकर वैसे ही नियोंग बिगड़ जाता है। फिर ये भी शिकायत करता है इतने डिशेज होने के बाद भी एक और डिश की क्या जरूरत थी। बाय द वे जब वो पाम से कहता है फिर साथ बैठकर नाश्ता करो, तो पाम कहता है नहीं आंटी उसके लिए चावल और एग बना रही है। कहता है भाई अकेले वो इतने सारे डिशेस थोड़े खा पाएगा, और जबरदस्ती पाम को अपने साथ खाने के लिए बिठा लेता है। अब क्या खाए जब इस बात पर पाम हिचकिचाता है। नियोंग कहता है इतने सारे डिशेस है, कुछ भी उठा लो, और अगर देर करी तो डेफिनेटली वही पाम को खिला देगा।
जब पाम कहता है नहीं वो खुद खा सकता है तो उसी का लाया हुआ एक बेनेडिक्ट न्योंग उसी की तरफ बढ़ा देता है। अभी पाम ने पहला निवाला लिया ही होता है कि उसके पापा आकर उसे इस बात पर डांटते हैं कि वो यहाँ टेबल पर बैठकर क्यों खा रहा है। न्योंग कहता तो है कि उसी ने कहा है इसलिए, मगर फिर चेनॉन ये कहकर पाम को जाने के लिए कहता है पता है ना बस पकड़कर स्कूल जाना है तो फिर वो लेट क्यों हो रहा है। अगले सीन में चेनॉन पाम को समझा रहा होता है चाहे न्योंग कुछ भी कहे पाम को ना कहना भी आना चाहिए। अब न्योंग को अपने तरफ आते देखकर पाम वहाँ से निकल लेता है। यहाँ न्योंग चेनॉन से पूछता है दोनों तो एक ही स्कूल जा रहे हैं, फिर पाम को बस पकड़कर जाने की क्या जरूरत है। तो चेनॉन कहता है मिस तानिया ने पाम को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन दिला दिया, यही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी पाम को हर काम अपने तरीके से करना अच्छा लगता है, इसीलिए न्योंग को पाम के लिए इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब सीन सीधा हाई स्कूल का जहाँ पर पाम को चाइनीज क्लास अटेंड करते देखते हैं। पता चलता है कि पाम को तो चाइनीज में कुछ भी नहीं आता, तो प्रोफेसर पाम को चाइनीज सिखाने की जिम्मेदारी चॉपर पर छोड़ता है। कट टू चॉपर कुछ नोट्स पकड़ाते हुए पाम से कहता है शुरुआत इससे करना है। फिर पूछता है वो पहले कहाँ था और क्या करता था। पाम कह देता है वो चोनबुरी में रहता था और वहाँ बोट चलाता था। अब बोट चलाने की बात सुनकर चॉपर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर ये कहकर चला जाता है अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसे जरूर याद करे। अभी जो कुछ भी हो रहा है न्योंग सब देख रहा है और जब उसके जाने की बारी आती है तो देखते हैं उसके बैग से सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। पाम भी समझ जाता है जरूर न्योंग के बैग में किसी ने कट मारा है। अब इतने लोगों के बीच पाम तो मदद के लिए आगे नहीं जा पाता। फूम आकर कहता है किसकी इतनी हिम्मत जो न्योंग से पंगा ले रहा है। वैसे न्योंग तो कंफर्म्ड है ना कि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। अब जब बिना कोई जवाब दे न्योंग वहाँ से जाने लगता है तो फूम पूछता है क्या वो इस बैग को फेंकेगा नहीं। न्योंग कहता है बिल्कुल नहीं, वो इसे फोरेंसिक लैब में भेजेगा ताकि फिंगरप्रिंट एनालाइज करके पता चल सके कि ये किसका काम है। अब जब पाम चॉपर से पूछता है कि क्या हो रहा है तो चॉपर कहता है कुछ बच्चे जो न्योंग को काफी परेशान करते हैं, लेकिन हाँ उसके पापा की डेथ के बाद ये सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कट टू बेन किताबें उठाने में न्योंग की मदद करता है और फिर कहता है प्रेसिडेंट है स्कूल का तो ये तो उसका फर्ज बनता है। वैसे क्या पता चला इस बार किसने न्योंग के साथ प्रैंक किया है। न्योंग कहता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी अगले साल वो स्कूल से जा रहा है। दरअसल ये स्कूल अब उसके सेफ जोन में नहीं है। बेन कहता है अगले साल का अगले साल में देखेंगे। क्या इस साल न्योंग उसका क्लोज फ्रेंड बनना चाहेगा। न्योंग कहता है बेन उससे साफ साफ क्यों नहीं कहता उसे क्या चाहिए, स्कूल के प्रिंसिपल से कोई फेवर या फिर कोई फाइनेंशियल हेल्प। तो बेन कहता है दोस्ती नहीं करनी मत करो, लेकिन ये जताने की कोशिश मत करो कि मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ। तो अब न्योंग बेन को सिर्फ रोकता ही नहीं बल्कि माफी भी मांगता है और कहता है कि कोई उससे अच्छे से पेश आए इस बात की उसे आदत जो नहीं है। अब बेन इस बात को सिर्फ हंसकर टालता ही नहीं बल्कि ये भी कहता है उसके डांस क्लब में एक पियानिस्ट की जरूरत है, तो अगर न्योंग इंटरेस्टेड है तो जरूर बताए। अब इस टॉपिक पर न्योंग और बेन के बीच बातें तो हो रही है मगर चॉपर बहुत ही उदास होकर इनकी तरफ देखता है, मतलब कि चॉपर को बेन पर क्रश है। अब अगले सीन में न्योंग मिलता है पाम से और उसे चाइनीज प्रोनाउंसिएशन सिखाने लगता है, लेकिन फिर इसी बहाने जब कहता है कि उसका नाम लेकर पुकारे, पाम कहता है वो खुद नू के अलावा न्योंग को और किसी नाम से नहीं पुकार सकता। अब ज्यों कि न्योंग उसका बॉस है तो उसे रिस्पेक्ट तो दिखाना ही होगा। न्योंग कहता है जो उसके और पाम के पापा के बीच था वो भला उनके रिश्ते को अफेक्ट क्यों कर रहा है। कहा था ना कि दोस्त बनेगा और नाम तक नहीं ले सकता। पाम कहता है दोस्ती स्कूल में, यहाँ तो वो न्योंग का नौकर है। तो अब न्योंग इस बात पर बहस करता है कि दोस्ती जगह वक्त और स्टेटस नहीं देखती, और वैसे भी अगर पाम उसे बॉस मानता ही है तो फिर ये उसका ऑर्डर रहा, उसे खून नू कहकर पाम नहीं पुकारेगा। फाइनली पाम कहता है ठीक है, फिर अब से न्योंग को खून न्योंग कह के पुकारेगा। तो अब ये कहकर न्योंग बात को टाल देता है, कौन कहेगा कि वो जिद्दी है, अब तो इस घर में उससे भी बड़ा जिद्दी आ गया है। अब एक छोटा सा कट जहाँ कैसीनो में चीट करता हुआ एक आदमी पकड़ा गया है। अब वो कहता तो है कि उसका बेटा बीमार है इसीलिए उसने पैसे चुराए, मगर दिखाया जाता है कि किट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कहना है अगर गुनाह किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, और चॉपर के सामने ही उस आदमी की उंगलियों को काट दिया जाता है। अब जब चॉपर अपने पापा से पूछता है इस हद तक जाना जरूरी था क्या, तो किट कहता है ऐसे बिजनेसेस को चलाने के लिए लोगों को डरा कर रखना पड़ता है, वैसे तो उसे भी ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उसने तान्या से कहा था होटल की जिम्मेदारी दे दो, मगर पता नहीं क्यों वो अपना सब कुछ अपने बेटे के लिए बचा कर रखना चाहती है, जबकि उसके
उसके बेटे को पियानो बजाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अगर सही मायने में कहा जाए तो उस चेयर का हकदार सिर्फ चॉपर है, मगर चॉपर कहता है उसे ये सब नहीं चाहिए, वो तो अपने दम पर सक्सेसफुल होना चाहता है। किट कहता है चॉपर की उम्र में उसकी भी ऐसी ही सोच थी, मगर ये इतना आसान नहीं है। छोटे बेटे होने के नाते जो भी करता हमेशा नियोंग के पापा से उसे कंपेयर किया जाता और नतीजा ये हुआ कि सब उसे फेलियर समझ बैठे। तो चॉपर कहता है इसका मतलब वो बहुत किस्मत वाला है, जो वो एक लौता है, कम से कम किसी से कम्पीट करने का सवाल ही नहीं उठता। जब किट कहता है क्यों, नियोंग है ना। इस पर चॉपर कहता है उसे नियोंग के साथ कोई कंपटीशन करना भी नहीं है, ना ही उसका दुश्मन बनना है, और वैसे भी कुछ भी हो जाए उन्हें बिजनेस का कुछ नहीं मिलने वाला। अगर बाई चांस आंटी तानिया चली गई तो सब कुछ नियोंग को मिलेगा, और सब कुछ संभालने के लिए वो खुद को तैयार भी कर रहा है। तो अब किट चॉपर से पूछता है अगर वो दोनों ही चले गए तब क्या। कर जब चॉपर पूछता है इसका मतलब क्या हुआ, तो किट कहता है बस यही समझाना था कि वो और चॉपर एक ही टीम में है, जब उन्हें मदद चाहिए होगी चॉपर को मदद करनी है। अब दूसरी तरफ तान्या अभी अभी फॉरेन टूर से आई है और उससे मिलकर नियोंग बहुत खुश भी होता है। फिर कहता है कि उसके स्कूल में स्विमिंग की ट्रेनिंग शुरू हुई है, तो प्रैक्टिस करने के लिए घर का स्विमिंग पूल भी यूज करना है और साथ में ऐसा कोई चाहिए जो उसे स्विमिंग सिखा सके। तो तान्या कहती है ठीक है, फिर वो एक ट्रेनर हायर कर देगी जो नियोंग को भी सिखाएगा और पाम को भी। तो नियोंग कहता है पाम को सीखने की क्या जरूरत है, वो तो पला बड़ा ही है समंदर में, वो तो दूसरों को स्विमिंग ट्रेनिंग दे सकता है। मम्मी कहती है फिर तो ट्रेनर ढूंढने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, और साथ में ये भी सजेस्ट करती है कि नियोंग शूटिंग, बॉक्सिंग और हॉर्स राइडिंग के जो क्लासेस लेता है पाम भी उसके साथ रहेगा और ट्रेनिंग लेगा। अगले दिन सुबह पाम जब स्कूल लेट पहुंचता है तो दूसरे बच्चों के साथ उसे भी 20 पुशअप करने की सजा मिलती है। अभी जब वहाँ पर नियोंग आता है तो उससे सीधा स्कूल के अंदर जाने के लिए कहा जाता है। कट टू चॉपर मिलता है बेन से और शिकायत करता है कि जब से बेन प्रेसिडेंट बना है उसके लिए तो बेन के पास टाइम ही नहीं है। तो बेन कहता है दरअसल वो ये जानना चाहता है कि चॉपर उसे अवॉइड क्यों करता है। ऐसे उसे याद है चॉपर को बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट है, मगर क्या कर सकते हैं उसे ये सब पसंद नहीं। वैसे चॉपर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश क्यों नहीं करता। तो चॉपर कहता है नहीं, उसे ये चीजें तो बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। वैसे उसने बेन और नियोंग को काफी बार साथ बात करते देखा है, तो क्या दोनों अच्छे दोस्त हैं। बेन कहता है उसे नियोंग की एक बात बहुत पसंद है, उसके पापा ट्रस्टी में से एक है, लेकिन कभी भी उसने इस बात का गलत फायदा नहीं उठाया। वैसे भी इंसान भी वो बहुत प्यारा है और उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है। अब जब चॉपर पूछता है कि बेन नियोंग से दोस्ती क्यों कर रहा है, क्या उससे उसे कुछ चाहिए, तो अब नाराज होकर बेन ये कहकर चला जाता है शायद चॉपर उसे अच्छे से जानता नहीं है इसीलिए ऐसी बात कह दी। अब अगले दिन सुबह का सीन, पाम को जब तैयार होकर आने में लेट हो जाता है तो उसके पापा उसकी फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि बॉस को यू वेट कराना बिल्कुल गलत बात है। अब जब चेनॉन पाम को ड्राइवर के पास बैठने के लिए कहता है तो नियोंग रिक्वेस्ट करता है पाम को उसके साथ बैठने दे, ताकि अगर कोई स्कूल में देख भी ले तो ये समझे कि दोनों दोस्त हैं। ऑन द वे जब नियोंग नोटिस करता है कि पाम तो ऑनलाइन स्पोर्ट्स शूज सर्च कर रहा है, उसे हमेशा खेल की पड़ी रहती है। चाइनीज लेक्चर में जो टास्क दिया गया था उसे भी तो पूरा करना है। फिजिकल स्किल्स के साथ साथ मेंटल स्किल भी बहुत जरूरी होता है। एक दिन बॉडी कमजोर पड़ सकता है मगर दिमाग वो कभी कोई भी छीन नहीं सकता। तो अब थोड़ा सोच कर पाम पूछता है सर पर चोट लग जाए तो याददाश्त खोने का भी तो डर होता है। तो अब चिढ़ कर नियोंग कहता है ठीक है, फिर तुम अपने मसल का यूज करो और मैं अपने दिमाग का। अब एक छोटा सा कट जहाँ क्लास में पाम से एक चाइनीज शब्द का अर्थ पूछा जाता है। अब पाम उस शब्द का मतलब तो बता देता है, मगर जब सेंटेंस फॉर्म करने की बारी आती है तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता। इस पर सही जवाब देकर नियोंग पाम की मदद करता है। अब अगले कट में देखते हैं पूरे स्कूल में नियोंग और उसके पापा के पोस्टर लगे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है यू आर अ चीटर। अब जब नियोंग ये देखता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि बात अभी उसकी नहीं उसके पापा की भी है। पहले तो यहाँ फूम आकर सबको भगाता है, फिर नियोंग से कहता है अब तो ये मैटर बहुत सीरियस होता जा रहा है। बाय द वे जब यहाँ पर फूम पूछता है नियोंग के फैमिली में सब कैसा चल रहा है, तो नियोंग कहता है मम्मी सब कुछ अकेले ही संभालने की कोशिश में लगी हैं और चाचा जी अलग ही तरीके से मम्मी को टॉर्चर कर रहे हैं। कट टू जब बेन आकर नियोंग से कहता है वो पोस्टर वाला काम किसने किया है, क्या उसे ढूंढने में मदद चाहिए। तो नियोंग पूछता है क्यों सबको ऐसा लग रहा है कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकता। बेन कहता है बात ख्याल रखने की नहीं है, बस ये समझ जाए नियोंग की वक्त आ गया है, उसे भी लोगों के सामने ओपन अप होना ही पड़ेगा। दुनिया
इतनी भी बुरी नहीं है जैसा नियोंग समझ रहा है। वैसे उसे ये जानना है कि नियोंग और पाम का क्या रिश्ता है। दरअसल कल दोनों को एक साथ कार में स्कूल से जाते देखा था। तो पहले तो नियोंग बेन से ये कहता है वो जो भी बताने वाला है बेन किसी को नहीं बताएगा, और फिर बोल देता है कि पाम उसके ड्राइवर का बेटा है। दरअसल पापा के डेथ के बाद मम्मी को बहुत डर है कहीं उस पर भी न अटैक हो जाए, इसीलिए पाम को उसके साथ प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। जब बेन पूछता है इसका मतलब ये हुआ कि पाम नियोंग का बॉडीगार्ड है, तो नियोंग कहता है नहीं, पाम तो मेरा दोस्त है। तो इस बात को मजाक में लेते हुए बेन कहता है उसके रहते नियोंग को दोस्त की क्या जरूरत पड़ गई, बस उसे थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, फिर तो वो नियोंग का बॉडीगार्ड बनने के लिए भी फिट हो जाएगा, बिल्कुल जॉन विक की तरह। तो नियोंग कहता है उसे किसी बॉडीगार्ड की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उस पर यकीन करे। तो अब बड़े ही प्यार से बेन नियोंग से कहता है फिर तो वो ऐसे ही नियोंग का ख्याल रख सकता है, उसे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में दोबारा हम नियोंग को म्यूजिक क्लब में पियानो बजाते देखते हैं। मीनवाइल वहाँ आता है बेन, पाम को देखकर पूछता है डांस करने आया है या यूं ही नियोंग के साथ यहाँ आ गया है। तो पाम कहता है यहाँ का माहौल उसे अच्छा लगता है इसीलिए वो आया है। तो अब मुस्कुराकर बेन कह देता है उसे पता है पाम नियोंग के साथ हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। वैसे माना कि नियोंग की मम्मी उसकी बहुत फिक्र करती है, मगर पाम को तो समझना चाहिए और नियोंग को स्पेस देना चाहिए। वैसे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो उसे बुली करते हैं मगर मारने की कोशिश कोई नहीं करेगा, इसीलिए पाम यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, जाकर बास्केटबॉल खेले। अब ये बातें हो ही रही थी कि वहाँ आ जाती है मैगी। पहले तो नियोंग के पियानो बजाने की बड़ी तारीफ करती है, फिर कहती है कि क्लब में पार्टी है उसे आना होगा, और फिर जब पाम से पूछती है वो आ रहा है ना, तो बेन कहता है इसे डांस वांस में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मैगी इसके साथ डांस करते हुए अपना पैर ही तुड़वा ले। अब यहाँ पर पाम कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका पूरा फोकस नियोंग पर बना हुआ है। बाय द वे थोड़ी देर बाद जब नियोंग आकर पूछता है कि बेन यहाँ क्या कर रहा है, तो बेन कहता है वो तो देखने आया है कि कैसे कोई कह रहा था उसे पियानो बजाना नहीं आता फिर इतना अच्छा बजा भी लेता है। खैर अब जब मैगी पाम को डांस करने के लिए ले जाती है, बेन भी नियोंग को इंसिस्ट करता है कि वो भी उसके साथ डांस करे। अब पाम और नियोंग दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ डांस तो कर रहे होते हैं मगर इनकी नजर एक दूसरे पर ही होती है। अब अगले कट में जहाँ नियोंग बेन के इंस्टा को चेक करते करते उसके साथ किए बातों को याद करने लगता है और फिर उसकी सोच शिफ्ट हो जाती है पाम पर। वही पाम इमेजिन करके खुश हो रहा होता है अगर नियोंग के साथ डांस करने का चांस मिलता तो कैसा होता। दिखाया जाता है दोनों ही सीरियस मूड में तो है मगर पूरी तरह रिदम में। अब एक छोटा सा कट जहाँ पर बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो आती है मगर मिस तानिया बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इसे फेस करती है। अब इन वीडियोस को देखकर नियोंग तो बहुत टेंस्ड हो जाता है मगर फिर तानिया नियोंग को समझाती है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो सब हैंडल कर लेगी। जिस जमीन को लेकर टेंशन चल रही है वो उनका है और उनका ही रहेगा। किसी को कुछ सालों के लिए वहाँ बिजनेस करने दिया जाए मतलब नहीं कि वो जमीन उनकी हो गई। तो जब हम कहीं गलत है ही नहीं तो डरने की क्या बात है। तो अब नियोंग पूछता है क्या सच में मम्मी पापा की जगह लेना चाहती है, क्योंकि ऐसा करने पर लोगों की जो नफरत है कहीं ये मम्मी के लिए खतरा न बन जाए। तो मम्मी जवाब देती है कि कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, और फिर ये सब तो वो नियोंग के लिए ही कर रही है। लेकिन फिर टॉपिक को बदल कर नियोंग से कहती है शूटिंग क्लास में भी पाम का नाम एनरोल कर दिया है, मतलब कि अब नियोंग पाम के साथ ज्यादा टाइम बिताएगा। हो सकता है पाम थोड़ा अलग है लेकिन हाँ वो ऐसों में से एक है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो अब अगले कट में नियोंग के साथ साथ पाम भी ट्रेनिंग लेते दिखता है। फाइनली जब शूटिंग करने की बारी आती है तो नियोंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि निशाना लगाने में पाम इतना अच्छा कैसे है। तो पॉन कहता है फिशिंग करते वक्त सेफ्टी के लिए अपने साथ गन रखना बहुत जरूरी होता है। जब नियोंग पूछता है कि पाम ट्रिगर खींचते वक्त किसके बारे में सोचता है, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है या फिर जिसे वो मारना चाहता है, तो पाम कहता है इन दोनों में से किसी के बारे में नहीं, बल्कि तब उसका मकसद ये होता है कि उसे किसी की जान बचानी है। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इंसान जिससे वो प्यार करता है, जिसकी वो केयर करता है, कोई ऐसा जिसके बगैर वो जी नहीं सकता, क्योंकि उसका मानना है कि नफरत से ज्यादा ताकतवर प्यार होता है। अब इसी सोच के साथ जब पाम नियोंग से कहता है शूट करे तो नियोंग बेटर परफॉर्म करता है। अब अगले दिन सुबह सुबह चॉपर को अपने घर पर देख कर नियोंग पूछता है यहाँ कैसे। चॉपर बताता है उसके पापा आए हैं तानिया से कुछ बात करने। लगे आ तो यहाँ पर नियोंग चॉपर को बेन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे पता है 10th में चॉपर और बेन की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। तो चॉपर कहता है अच्छा है और बहुत टैलेंटेड भी, सब उसे बहुत चाहते हैं इसीलिए तो वो स्कूल का प्रेसिडेंट बना। तो नियोंग पूछता है फिर अभी चॉपर और बेन की दोस्ती को क्या हो गया। तो चॉपर कहता है वह के साथ दोनों के इंटरेस्ट अलग हो गए, वैसे उसके ज्यादा क्लोज रहने की कोशिश मत करना, क्योंकि किसी से लंबे अरसे तक दोस्ती वो निभा नहीं पाता।
वहीं दूसरी तरफ किट तानिया से कहता है क्यों सब कुछ अकेले संभालने की जिद पर अड़ी है। साफ पता चल रहा है नियोंग को भी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भी चॉपर को देखो, अभी से वो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने लग गया है। तो तानिया कहती है अच्छी बात है ना, फिर किट अपने बेटे के साथ कोई नया बिजनेस क्यों नहीं खोल लेता। और रही बात नियोंग की तो उसकी टेंशन न ले, बहुत वक्त है उसके पास सीखने के लिए। इस पर किट कहता है लगता तो नहीं है, एक तरफ उसके पापा की डेथ हो चुकी है और दूसरी तरफ मम्मी दुश्मन बनाते फिर रही है। वो क्यों नहीं समझ रही कि इसमें बहुत खतरा है। तो आप तानिया सिर्फ इतना कहती है कि उसे बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदर के दुश्मन की ज्यादा फिक्र है। कट टू पाम को नियोंग के घर पर देखकर चॉपर बहुत शॉक्ड हो जाता है। जब पाम बताता है कि उसके पापा यहाँ काम करते हैं, चॉपर कहता है तो क्या हुआ, वो और पाम दोस्ती है, इसीलिए ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो ये बात किसी से शेयर नहीं करने वाला। मीनवाइल वहाँ आ जाता है किट। जब उन्हें पता चलता है पाम चनौन का बेटा है और चॉपर का क्लासमेट भी, तो पूछता है चनौन पाम को इतने एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ा कैसे रहा है। तो पाम बता देता है इसमें तानिया उनकी मदद करती है। अब अगला सीन स्कूल का, जहाँ पर नियोंग स्विमिंग जाने की तैयारी कर रहा है और वहाँ उसे मिल जाता है फूम। तो अब नियोंग अपने सारे वैल्यूएबल चीजें उतारता है और लॉकर में रख कर फूम के साथ ही स्विमिंग के लिए चल देता है। अब थोड़ी देर बाद फूम तो ये कहकर चला जाता है कि उसे वॉशरूम जाना है। वहीं पाम को स्विमिंग करते देख कर नियोंग पूछता है पूरा दिन भी स्विमिंग कर ले फिर भी पाम का दिल नहीं भरने वाला। तो पाम कहता है हाँ, जैसे नियोंग को पियानो बजाना अच्छा लगता है वैसा उसे भी स्विमिंग करना। बाय द वे यहाँ एक बार इधर उधर झांकने के बाद पाम नियोंग से पूछता है क्या उसने बेन को बताया कि वो नियोंग का बॉडीगार्ड है। तो नियोंग थोड़ा सा घबरा कर कहता है दरअसल उसने स्कूल के बाद पाम को उसके कार में घुसते देख लिया था। तो पाम कहता है नहीं, इस बात पर उसे कोई इशू नहीं है। अब नियोंग मालिक है तो उसकी मर्जी वो किसे बताए और किसे न बताए। अब अगले कट में जब नियोंग लॉकर के पास आता है तो देखता है लॉक टूटा हुआ है और उसने जो अपनी वैल्यूएबल चीजें लॉकर में रखी थी वो गायब है। तो अब नियोंग कुछ कहता नहीं बल्कि अपना फोन चेक करता है, क्योंकि ट्रैकर के थ्रू वो समझ गया है कि उसकी चीजें कहाँ हैं। तब इसे फॉलो करते हुए जब नियोंग टारगेट तक पहुँचता है तो देखता है उसका नेकलेस तो फूम के गले में है। यहाँ नियोंग कहता है कि उसे बुली करने के पीछे फूम का हाथ था, ये तो उसे पता था, लेकिन वो एक चोर भी है ये वो नहीं जानता था। तो अब फूम पूछता है जान गया है तो अब क्या करेगा। मदद के लिए अपने पापा को कब्र से निकाल कर लाएगा जिन्हें चीटर कहकर लोगों ने मार डाला, और अब उसकी मम्मी भी ऐसा ही कुछ कर रही है। पता है जिस जमीन को लेकर उसकी मम्मी लड़ रही है उसके पीछे उसके पेरेंट्स ने कितने पैसे लगाए हैं। अब यहाँ पर तो नियोंग को यकीन ही नहीं होता कि इन सब का बदला लेने के लिए आज तक फूम ही उसे इतना परेशान करते आया है, चाहे बात बैग को काटने की हो या फिर पोस्टर पर चीटर लिखने की। तो फूम कहता है हाँ वही है जो लोगों को बताना चाहता है कि नियोंग के पापा कितने बड़े कमीने थे। तो नियोंग कहता है ठीक है, वो समझ गया कि फूम उससे इतना नफरत क्यों करता है, लेकिन अब बस उसे अपने पापा का दिया हुआ नेकलेस वापस चाहिए। अब यहाँ पर फूम नियोंग को उसके पापा के बारे में नेगेटिव बोलकर इतना भड़का देता है कि गुस्से में नियोंग फूम पर अटैक तो करता है मगर फाइटिंग उसका जॉनर नहीं है, इसलिए उल्टा फूम के हाथों ही पिट जाता है। अब जब वहाँ पहुँच जाता है पाम तो फूम पूछता है क्यों आ रहा है बीच में, नियोंग का बॉडीगार्ड है या फिर उसका बॉयफ्रेंड। अब पाम तो यहाँ कुछ नहीं कहता मगर फूम और उसके बाकी के लड़के जब पाम पर अटैक करते हैं तो पाम भी अच्छा खासा रिएक्ट करता है, तबीयत से सबकी अच्छी धुलाई करता है, मगर फिर अकेला बंदा कब तक सबका सामना करता रहेगा। अब जब फूम पाम को मारने के लिए डंडा उठा लेता है तो हिम्मत करके नियोंग बीच में आता है। इस पर फूम जब नियोंग को मारता है तो पाम से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो जो फूम को पंचेस पे पंचेस मारता है तो पाम का ये रूप देखकर नियोंग भी डर जाता है। ये अलग बात है कि तब तक पाम को रोकने के लिए प्रोफेसर कट्टू पाम को लेकर फूम तो बहुत परेशान दिखता है। वहीं बेन आकर कहता है कि पाम को चोटें आई हैं लेकिन उसे घर भेज दिया गया है, और फिर इस बात की माफी भी मांगता है कि जरूरत पड़ने पर वो नियोंग की कोई मदद नहीं कर पाया। अब अगले कट में नियोंग मिलता है फूम से और उसके चोट पर दवाई लगाने में मदद करता है। फिर मजाक में कहता है फूम की हालत देखकर अब पूरा स्कूल पाम से डरेगा, लेकिन वो नहीं बल्कि वो तो सरप्राइज्ड है। आखिर किस बात का पाम को इतना गुस्सा आ गया कि वो अपनी परवाह किए बगैर उनसे लड़ने आ गया। तो पाम कहता है उस वक्त उसे सिर्फ नियोंग की फिक्र थी, और फिर नियोंग को उसका नेकलेस वापस देते हुए कहता है लड़ते वक्त जब चांस मिला तो उसने फूम के गले से ये खींच लिया। तो अब नियोंग सिर्फ पाम को इसके लिए शुक्रिया ही नहीं कहता बल्कि इस नेकलेस को पहनने में पाम की मदद भी लेता है।
अब अगले दिन सुबह फूम के पापा स्कूल में आकर बहुत बवाल मचाते हैं। जब स्टाफ कहती है कि गलती तो फूम की भी थी, तो उसके पापा कहते हैं फूम ने तो बस मजाक किया था। फिर ये तो फूम और नियोंग के बीच की बात है, फिर बीच में इस लड़के को पढ़ने की क्या जरूरत थी। अब जब पाम की क्लास ली जा रही होती है तो बाहर से नियोंग भी सब कुछ सुनता है। थोड़ी देर बाद पाम निकल कर नियोंग को बताता है उसे 2 हफ्तों के लिए स्कूल से सस्पेंड किया गया है। नियोंग कहता है ये तो नाइंसाफी है, मगर फिर फूम नियोंग को रोकते हुए कहता है अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। वैसे ये सब होने के बाद फूम और नियोंग को तंग नहीं करेगा, तो अभी के लिए यही बहुत है। अब अगला सीन लेक्चर का, जहाँ पर प्रोफेसर बच्चों को चाइनीज हॉलीडेज और फेस्टिवल्स पर नोट बनाने के लिए कहते हैं। अब ज्यों कि ये प्रोजेक्ट जोड़ी में करना है, तो चॉपर नियोंग से पूछता है क्या वो पार्टनर बनेगा। नियोंग कहता है नहीं, वो पाम को पार्टनर बनाना चाहता है ताकि इसी बहाने इस सब्जेक्ट में वो पास हो जाए। अब चॉपर इस बात को तो माइंड नहीं करता, मगर कहता है उसके पापा चाहते हैं कि वो शूटिंग की ट्रेनिंग ले, तो क्या वो नियोंग को ज्वाइन कर सकता है। तो नियोंग खुशी खुशी हाँ कह देता है। अब रात का सीन, नियोंग पाम के कमरे में आता है और कहता है कि असाइनमेंट पूरा करना है, और एज अ पार्टनर वो ये असाइनमेंट पाम के साथ करना चाहता है। और इतना कहकर वो रूम के अंदर एंटर भी कर जाता है। यहाँ पाम नोटिस करता है रूम सिर्फ बिखरा पड़ा ही नहीं है, बल्कि 2 लोगों के लिए बहुत छोटा भी है। वैसे फर्स्ट फ्लोर में बहुत सारे रूम्स वेकेंट पड़े हैं। पाम अगर अपने पापा के साथ वहाँ शिफ्ट करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर पाम ये कहकर टाल देता है कि इससे पहले वाला रूम तो और भी छोटा था। अब जब पाम जमीन पर बैठता है तो नियोंग कहता है अरे वो कोई स्लेव थोड़ी है, और फिर जबरदस्ती उसे बेड पर बैठने के लिए कहता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। जब पाम पूछता है उसे क्या करना है, तो नियोंग कहता है चाइनीज फेस्टिवल और हॉलीडेज पर रिसर्च करो। तो अब थोड़ा सोच कर पाम कहता है चाइनीज फेस्टिवल में तो बस उसे एक ही उत्सव का नाम मालूम है, वो है शिंगमिंग फेस्टिवल। तो अब शॉक्ड होकर नियोंग पाम से पूछता है क्या वो अपने पूर्वजों को इतना मिस कर रहा है, क्योंकि इस फेस्टिवल में पूर्वजों को ही याद किया जाता है। बाय द वे, पाम के जर्सी के पीछे 13 नंबर देखकर नियोंग पाम से पूछता है क्या उसे नहीं पता चाइनीज लोग 13 नंबर को बहुत अनलकी मानते हैं। तो पाम कहता है ये सुपरस्टिशियस बातों पर वो यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे यकीन है कि चाहे जो भी नंबर उसे मिले, जीतने का प्रयास तो वो तब भी करेगा। तब नियोंग कहता है ठीक है, वो समझ गया पाम बहुत ही टैलेंटेड है, मगर अब असाइनमेंट में थोड़ा काम कर ले तो अच्छा होगा। इसके बाद नियोंग और चॉपर दोनों को ही शूटिंग प्रैक्टिस करते देखते हैं, जिसके बाद दोनों अपने अपने पेरेंट्स को लेकर भी बातें करते हैं। अब दोनों ही इस बात को समझते हैं कि उनकी पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं, लेकिन चॉपर कहता है कि इससे उनके दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब नियोंग कहता है आजकल उसकी मम्मी बहुत बिजी भी रहती है और बहुत टेंस भी, शायद इसीलिए चॉपर के पापा के साथ कभी कभार अनबन हो जाती है। तो चॉपर कहता है कि नियोंग को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उसी को सब कुछ संभालना है। बाय द वे, यहाँ पर चॉपर ये भी जानना चाहता है नियोंग और बेन का कैसा चल रहा है। तो नियोंग कहता है चॉपर के बाद बस वही तो है जिस पर वो ट्रस्ट कर सकता है। अब अगले दिन का सीन, पाम को अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते देखते हैं, और वहाँ मैगी भी है जो पाम को चीयर अप कर रही होती है। अब यहाँ पर पाम के जूते की हालत को देखकर मैगी पूछती है वो नया क्यों नहीं खरीद लेता। तो पाम कहता है एक बार जॉब मिल जाए, पैसे सेव करके सबसे पहले जूते ही खरीदेगा। तो मैगी कहती है वो इस बात को समझती है, तभी तो अपने शौक को पूरा करने के लिए कभी कभार वो टूर गाइड का भी काम करती है। वैसे अगले हफ्ते उसके पापा एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं, तो नियोंग चाहे तो पापा को हेल्प करने का काम कर सकता है, बदले में उसे पैसे भी मिलेंगे। दूसरी तरफ जब नियोंग पाम के कमरे में जाता है तो वो लॉक्ड है। आंटी बताती है पाम फुटबॉल खेलने गया था, अभी तक लौटा नहीं। मीनवाइल मैगी ने अपनी इंस्टा आईडी में जो फोटोज क्लिक किए हैं उसे देखकर नियोंग समझ जाता है कि मैगी तो पाम के साथ है। अब अगले कट में जब पाम वापस आता है तो नियोंग डायरेक्टली उससे सवाल करता है उसे अपना असाइनमेंट भी पूरा करना है या नहीं। उसने तो पाम की मदद करने के लिए ही उसे पार्टनर बनाया था, मगर लगता नहीं कि पाम को अपनी पढ़ाई की परवाह है। अब यहाँ पर पाम पहले तो सॉरी कहता है, फिर बोलता है कि उसकी रिसर्च अभी भी जारी है। अब जब नियोंग पूछता है कि पाम किसके साथ फुटबॉल खेल रहा था, तो पाम कहता है बास्केटबॉल क्लब के दोस्तों के साथ। तो अब नियोंग भी ज्यादा कुछ कहता नहीं, बस ये कहकर चला जाता है असाइनमेंट को पूरा करने में पाम उसकी मदद करे। तो अब यहाँ से कहानी 2 हफ्ते की लीव लेती है। पाम कहता है उसने फैसला कर लिया है किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनानी है। दरअसल रिसर्च के दौरान उसे ची के बारे में पता चला है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक लड़की थी जिसे बादलों को बुनने का काम सौंपा गया था। उसे धरती पर रहने वाले एक चरवाहे से प्यार हो गया। जब स्वर्ग के देवी को ये पता चला तो उन्होंने दोनों के बीच एक नदी बना दी ताकि दोनों कभी भी मिल न पाए।
लेकिन फिर एक वक्त आया जब देवी को इन दोनों के प्यार के सामने झुकना पड़ा। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया साल के एक बार 7वें महीने के 7वें दिन उसी नदी के एक ब्रिज पर आकर मिल सकते हैं। कहानी सुनकर जब नियोंग कहता है ये तो इम्पॉसिबल लव है, क्लासिक स्टोरी, तो पाम कहता है उसे उन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। प्यार तो करते हैं मगर साथ रह नहीं सकते। तो नियोंग कहता है कितना रोमांटिक भी तो है, साल में एक बार मिलने के लिए पूरे साल का इंतजार करना। अलग बात है कि ये भी एक तरह का टॉर्चर ही है, लेकिन फिर अगर पाम ये कहानी पर काम करना चाहता है तो वो साथ जरूर देगा। अब दूसरी तरफ चॉपर बेन से मिलता है और बेन से माफी मांगते हुए कहता है उसे बेन से वैसा नहीं कहना चाहिए था कि वो नियोंग से किसी फायदे के लिए दोस्ती कर रहा है। तो बेन कहता है दरअसल उसने इस बारे में सोचा और शायद चॉपर सही भी है, क्योंकि अब वो ये चाहता है कि वो जितना नियोंग को पसंद करता है नियोंग भी उसे उतना ही पसंद करे। अब ये सुनकर चॉपर का दिल तो टूटता है, मगर फिर वो सवाल करता है क्या नियोंग बेन के दिल की बात को जानता है। बेन कहता है नहीं, और चॉपर भी नियोंग को कुछ नहीं बताएगा। वैसे अगर उसने अपनी फीलिंग्स नियोंग के सामने कन्फेस किया और उसने रिजेक्ट कर दिया तब क्या होगा। तो चॉपर कहता है कम से कम इस बात की तो तसल्ली होगी ना कि अपने दिल की बात वो पहुंचा तो सका, और वैसे भी बेन इतना अच्छा है कि कोई उसे रिजेक्ट कर भी नहीं सकता। अब अगले कट में जब नियोंग पियानो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो पहुंच जाता है बेन उसके पास। कहता है कि नियोंग पियानो बजाने में पहले से ही इतना अच्छा है, फिर इतने प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। तो नियोंग कहता है प्रैक्टिस करेगा तभी तो इम्प्रूव करेगा। बाय द वे यहाँ पर बेन नियोंग को पेपर कटिंग में नियोंग का ही नाम गिफ्ट करता है। फिर पूछता है नियोंग क्या बजा रहा था। नियोंग जब कहता है कि उसी ने ये गाना कंपोज किया है तो बेन कहता है उसे भी सुनना है। लेकिन फिर इस दौरान बेन बहुत इमोशनल हो जाता है और नियोंग का हाथ पकड़ कर पूछता है अगर वो ये कहेगा कि वो नियोंग को पसंद करता है तो क्या नियोंग उस पर यकीन करेगा। तो नियोंग कहता है पहले तो उसे ये जानना है कि बेन उसे कितनी अच्छी तरह से जानता है। बेन कहता है जितना अभी तक जाना और देखा है वो नियोंग से प्यार करने के लिए काफी है। तो अब नियोंग भी बताए वो बेन के लिए कैसा फील करता है। नियोंग कहता है कि कॉलेज का इतना मशहूर लड़का जब उससे ऐसी बातें करे तो जाहिर सी बात है उसे अच्छा ही लगेगा। तो अब बकायदा परमिशन लेकर बेन नियोंग को किस करता है। अब अगले सीन में पाम को अकेले बैठे देखते हैं। जब नियोंग आके उससे बात करता है तो वो ढंग से जवाब भी नहीं देता। फिर जब ये कहकर जाने लगता है थक गया है, आराम करना है, तो नियोंग पूछता है क्या पाम उससे किसी बात पर नाराज है। अब जब पाम कहता है कि नाराज होने का हक तो उसे है ही नहीं तो नियोंग बहुत भड़क जाता है। फिर पूछता है किस बात का पाम उसका दोस्त बना है कि अपनी दिल की बात भी उससे शेयर नहीं कर सकता। अब जब नियोंग थोड़ा ज्यादा प्रेशर देता है तो पाम बता देता है उसने बेन और नियोंग को किस करते देखा था। अब यहाँ पर नियोंग कुछ भी कहने से झिझकता है, मगर पाम कहता है उसे बस इस बात का फिक्र है क्या नियोंग का इस तरह किसी पर भरोसा करना सही है, और अगर उसने ये देख लिया है तो पता नहीं कितने और ने देखा होगा। अब जब नियोंग कहता है लेकिन ये बात पाम किसी से नहीं कहेगा, इवन कि अपने पापा से भी नहीं। तो पाम पूछता है नियोंग ये बात अपनी मम्मी से क्यों छिपाना चाहता है, वो तो नियोंग से बहुत प्यार करती है। तो नियोंग कहता है बहुत प्यार करती है इसी बात का तो डर है, और रही बात बेन की तो वो क्लोज रहना चाहता है, केयर करना चाहता है। ये फीलिंग उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे क्या पाम ने कभी किसी के लिए ऐसा फील किया है। जब पाम कहता है नहीं तो नियोंग कहता है फिर तो जब फील करेगा तभी समझेगा। वैसे उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोई है जो उसकी इतनी फिक्र करता रहता है। यहाँ नियोंग जब ये सवाल करता है कि शाम की पार्टी में पाम चल रहा है ना, तो पाम कहता है हाँ उसी पार्टी में मैगी ने उसका जॉब लगवाया है। नियोंग फिर से सवाल करता है क्या मैगी पाम के क्लोज है। तो पाम कहता है अच्छी फ्रेंड है, अच्छे से बिहेव करती है, उसके आगे उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अब एक छोटा सा सीन ऐसा जहाँ पर नियोंग बेन के बारे में सोचना चाहता है मगर बार बार उसे पाम की याद आती है और इससे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है। अगले कट में पार्टी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर पाम सर्विंग का काम कर रहा है। यहाँ नियोंग नोटिस करता है कि पाम बहुत हंस खेल कर मैगी से बात कर रहा है। मैगी बताती है उसके पापा को एंटीक चीजें बहुत पसंद है, इसीलिए पूरा घर उसी से भरा पड़ा है। बाय द वे जब नियोंग की बेन से मुलाकात होती है तो बेन पूछता है किसकी बात को लेकर नियोंग नाराज तो नहीं है। तो नियोंग कहता है अगर उसे माइंड करना ही होता तो तभी के तभी बेन को एक पंच मार देता। अब जब बेन पूछता है फिर उनके रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, तो नियोंग कहता है क्यों ना पहले एक दूसरे को अच्छे से जान ले। तो नो प्रॉब्लम कहकर बेन घर जाने की बात करता है कि उसे अपने पापा के काम में हाथ बटाना है। अब इसके बाद नियोंग को ड्रिंक करते देखते हैं, इसीलिए नहीं कि उसे अच्छा लग रहा है बल्कि इसलिए कि पाम और मैगी को साथ देखकर वो जल रहा है। अब थोड़ी देर बाद पाम और मैगी को साथ डांस करते देखकर नियोंग नशे में ही पाम के पास पहुंचता है और फिर बदतमीजी करने लग जाता है। ये
कहकर कि तुम तो मेरे नौकर हो ना, तुम्हारा फर्ज बनता है मेरा ख्याल रखो, मगर तुम तो यहाँ लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। अब यहाँ पर मैगी कहती तो है कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं, मगर नियोंग तो नशे में अपने जबान पर लगाम लगा ही नहीं पाता। कहता है कि नौकर हो तो नौकर के हद में रहो, मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, और फिर घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अगर मैगी के साथ डांस कर सकता है तो उसके साथ भी डांस करे। अब पाम यहाँ पर समझ नहीं पाता कि वो नियोंग को किस तरह हैंडल करे, लेकिन फिर देखते ही देखते नियोंग की वजह से वहाँ तमाशा खड़ा हो जाता है। अब पाम जब नियोंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे भी मार लगती है। अब एक तरफ जहाँ पर नियोंग की तबीयत बिगड़ रही होती है, पाम भी बुरी तरह सबसे पीटा जाता है और फाइनली एक पॉइंट पर आकर दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब अगले सीन में नियोंग की आंख खुलते ही वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, लेकिन फिर वो ये भी देखता है कि पाम को अपने पापा से जबरदस्त झाड़ पड़ रही है। जब उसे सिर्फ नियोंग का ख्याल रखने का जॉब दिया गया था, फिर उसने दूसरा काम क्यों पकड़ा? नियोंग को अल्कोहल से एलर्जी है, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? तो अब चिढ़कर पाम भी अपने पापा से सवाल करता है। हाथ तो उसका भी टूटा है, लेकिन पापा को इसकी कोई फिक्र नहीं। फिर इस फैमिली और फैमिली के लोगों की तरफ पापा इतना डेडिकेटेड क्यों हैं, जो उनका पालतू कुत्ता बने रहना पड़ेगा? इस पर पहले तो पाम के पापा उस पर थप्पड़ मारते हैं, फिर कहते हैं जब उसकी मम्मी सबको छोड़कर चली गई थी तब खून खौफ की वजह से ही पापा ने खुद को और पाम को संभाला था। और हाँ, पाम बिल्कुल सही कह रहा है, वो यहाँ कुत्ते की तरह ही जी रहे हैं। तो पाम कहता है फिर तो ये पापा की लाइफ है, फिर वो वैसी जिंदगी उस पर क्यों फोर्स कर रहे हैं? तो पापा कहते हैं क्योंकि खुनफॉप ने पाम की भी जिंदगी बचाई है। नियोंग को खुनफॉप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, फिर पाम ने मिस तानिया से भी तो प्रॉमिस किया था, उसको वो कैसे तोड़ सकता है? अभी ये बातें हो ही रही थी कि वहाँ एंटर करती है तानिया। पहले तो नियोंग की खैरियत पूछती है, फिर ये कहकर नियोंग को गले लगाती है कि आइंदा से इस तरह की हरकत वो कभी नहीं करेगा। अब अगले सीन में पाम नियोंग से काफी नाराज दिखता है। जब नियोंग कहता है अगर तबीयत खराब लग रही हो तो घर जाओ, तो पाम कहता है वो यहाँ पर अपने पापा के कहने पर है। इस पर नियोंग पहले तो एक पेन मंगवाता है और फिर पाम के प्लास्टर पर मैसेज लिखता है। इतने में वहाँ आ जाता है बेन। पहले तो पाम की दिलेरी की तारीफ करता है और फिर वो और नियोंग निकल पड़ते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। इसके बाद जब पाम ये चेक करने लगता है कि नियोंग ने उसके प्लास्टर पे क्या लिखा है, तो दिखाया जाता है प्लास्टर पे लिखा हुआ है बेवकूफ। कट टू पाम को यूं हर जगह फॉलो करते देख जब बेन शिकायत करता है तो नियोंग कहता है वो बस अपनी जॉब कर रहा है, वैसे भी उसने वादा किया है उनके बारे में वो किसी को नहीं बताएगा। अब जब तक ये हॉर्स राइडिंग करते पाम वहीं बैठा दिखता है। फिर उसके पास मैगी का कॉल आता है और कहती है कि जब वो फ्री हो जाए तो मिलने आए उसे पाम को ट्रीट देना है। कट टू मैगी कहती है पाम को तो नहीं पता था, मगर नियोंग को तो पता था ना कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है, फिर उसने इतना ड्रिंक क्यों किया? वैसे अब पाम कैसा फील कर रहा है? पाम जब कहता है हाथ ही तो टूटा है, ठीक हो जाएगा, तो मैगी कहती है वो पाम के हाथ की नहीं बल्कि दिल की बात कर रही है। इतने लोगों के बीच नियोंग ने पाम का इंसल्ट जो किया था, इस पर पाम कहता है उसे तो नियोंग के लिए बुरा लग रहा है, उसी के गलती की वजह से ही तो नियोंग फाइट में इन्वॉल्व हो गया। मगर मैगी कहती है अल्कोहल पीना नियोंग की चॉइस थी, माना कि वो बॉस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पाम की जिंदगी का मालिक बनकर बैठ जाएगा। लेकिन फिर टॉपिक को बदलते हुए पाम के प्लास्टर पे मैसेज लिखने लग जाती है, तुम्हें अपना ख्याल भी रखना है पाम। अब इसके बाद जब पाम घर लौटता है तो आंटी उसे पैकेट देते हुए कहती है ये नियोंग ने कहा है उसे देने के लिए। पता चलता है कि पैकेट में एक जोड़ी जूता है, तो पाम इसे ले जाकर नियोंग को लौटाते हुए कहता है उसे ऐसे किसी भी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। जब नियोंग कहता है कि जान बचाने के बदले इनाम समझ लो, पाम कहता है कि वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसने मिस तानिया को वादा किया था कि वो छोटे मालिक को प्रोटेक्ट करेंगे, तो बस उसी वादे को निभा रहा है। जब नियोंग पूछता है कि पाम उसे छोटा मालिक क्यों कह रहा है, तो पाम कहता है वो नौकर है तो उसे अपनी जगह पता होना चाहिए। यहाँ नियोंग बोलता तो है कि वो नशे में था, इसीलिए उसकी कही बातों को पाम दिल पे न ले, मगर पाम बोलता है बात चाहे नशे में ही हो लेकिन सही थी, अगर वो किसी और काम में बिजी नहीं होता तो ढंग से नियोंग का ख्याल रख पाता और फिर शायद ये हादसा भी नहीं होता। अब इसके नेक्स्ट सीन में जब नियोंग स्कूल पहुंचता है तो वहाँ का माहौल कुछ और ही बना हुआ है। पोस्टर्स लगे हुए हैं, एक फ्रॉड के बेटे को सोल्जर के बेटे से प्यार हो गया, और इससे पहले कि नियोंग कुछ समझ सके वो हवा में तौरते बहुत सारे अपने और बेन की किसिंग फोटोज को भी देख लेता है। इसी बीच प्रिंसिपल की तरफ से नियोंग को बुलावा आ जाता है। कट टू बेन के पापा नियोंग से कुछ अच्छा बिहेव नहीं करते, बल्कि इस बात का ताना मारते हैं कि उसके पापा के डेथ के बाद मम्मी के साथ रह रह कर वो ऐसा बन गया है। बाय द वे यहाँ पर बेन के पापा तो ये भी जानना चाहते हैं ये फोटोज रियल के हैं या एडिटेड हैं। नियोंग एक नजर बेन को देखता है, फिर कहता है ये रियल है और इसमें गलती क्या है? दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं इसीलिए उन्होंने किस किया, और ये सब न पूछकर ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इन फोटोज को स्प्रेड कौन किया। अगर बेन के पापा कहते हैं उनका बेटा स्ट्रेट है और वो
भी क्लास का प्रेसिडेंट। और फिर जब पापा बेन से पूछते हैं तुम ही बताओ किसने स्टार्ट किया था, तो अब मजबूरी में कहो या डर की वजह से बेन मान लेता है कि जो पापा कह रहे हैं सब सही है। अब पापा जहाँ पर नियोंग को धमकी देते हैं कि वो बेन से दूर रहें, वही प्रिंसिपल कहती है कि उन्हें नियोंग के मम्मी से मिलना है। तो यहाँ पर नियोंग कुछ कहता नहीं, बस एक बार घूर कर बेन को देखता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब पाम स्कूल पहुँचता है तो पहले तो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है, फिर जब सुनता है कि इस इशू पर नियोंग की क्लास ली गई है तो वो नियोंग को ढूंढने भी लग जाता है। अब बात करें बेन की तो वो भी सबके बीच खुद को बहुत एम्बेरेस फील करता है। जब चॉपर पूछता है क्या हो गया तो बेन खुद को ही कोसते हुए कहता है मैंने नियोंग के साथ बहुत बुरा किया है, वो कभी मुझसे बात नहीं करेगा, लेकिन जिसने भी ये फोटोज फैलाई हैं उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो चॉपर भी दिलासा देता है फिलहाल नियोंग अपसेट होगा, एक बार जब सब कुछ संभल जाए तो जाकर उसे अपनी सफाई दे देना। अब वापस चलते हैं पाम पर, तो नियोंग को ढूंढते ढूंढते वो भी उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां कभी नियोंग ही उसे लेकर गया था। यह पाम को देखकर नियोंग बहुत ही गुस्से से पूछता है तुम क्यों आए हो यहाँ पर, तुम तो कभी मेरे दोस्त बनना ही नहीं चाहते थे। पाम जब कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो नियोंग कहता है कि जॉब समझकर अगर दोस्ती निभाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। दरअसल नियोंग को गुस्सा तो बेन पर आ रहा है, मगर अपना सारा गुस्सा वो पाम पे उतारता है, ये कहकर कि एक तो वो किसी पे यकीन नहीं करता और जिस पर भी यकीन करता है वो धोखा ही देता है। अब यहाँ पर पाम नियोंग के तकलीफ को समझ भी रहा है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर जब नहीं संभाला जाता तो सीधा नियोंग को हग ही कर लेता है, जिसके बाद नियोंग और चिल्लाता तो नहीं मगर हाँ रो जरूर रहा है। अगले कट में सब कुछ शांत है। अब नियोंग जब सर्वेंट वाली बात पर पाम से माफी मांगता है तो पाम कहता है नियोंग की अपोलॉजी उन एक्सपेंसिव शूज से ज्यादा कीमती है। अब इस मजाक पर तो नियोंग भी मुस्कुरा देता है, फिर कहता है पता है उस किस के लिए बेन ने जबरदस्ती की थी और फिर प्रिंसिपल और पापा के सामने मुकर गया, पता नहीं कब तक ऐसे बेवकूफ बनता रहेगा। जब पाम कहता है कि इसमें नियोंग की कोई गलती नहीं है, वो तो सबके बारे में पॉजिटिव ही सोचता है, फिर यहाँ तो वो बेन से प्यार भी करता है। अब इस पॉइंट पर नियोंग टोकते हुए पूछता है क्या उसने कभी कहा कि वो बेन से प्यार करता है। दरअसल उसे इस बात की तकलीफ हो रही है उसने बेन के सामने अपने दिल को खोला ही क्यों, ऊपर से कमीने को किस करने का एक्सपीरियंस भी वो भुलाना चाहता है। पता है जिंदगी का पहला किस अगर इतना घिनौना हो तो कैसा फील होता है। तो अब थोड़ा सोच कर पाम नियोंग से कहता है कि अगर बेन के किस को भुलाना इतना ही जरूरी है तो क्या वो नियोंग को किस कर सकता है। अब नियोंग के हाँ कहने पर पाम ही आगे बढ़कर नियोंग को किस करता है। इसके बाद वापस से हवा में सन्नाटा छा जाता है। अब अगले सीन में जब घर लौटने की बारी आती है तो नियोंग पाम से पूछता है जब मम्मी को पता चलेगा कि उसने एक लड़के को किस किया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। पाम तो कहता है कि मिस तानिया नियोंग से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गया ऐसा लगता तो नहीं है। और फिर नियोंग के मूड को लाइट करने के लिए उसे फालतू के जोक्स भी सुनाता है। तब अगले कट में जब नियोंग पाम के साथ घर में एंट्री करता है तो देखता है पहले से मम्मी वहाँ मौजूद है। यहाँ पाम के पापा तो उसे लेकर चले जाते हैं। वहीं से पहले नियोंग को सफाई दे मम्मी कहती है डिनर का वक्त हो गया है, फ्रेश होकर आ जाओ फिर साथ खाना खाएंगे। अब खाना खाते वक्त जब मम्मी देखती है नियोंग सिर्फ सब्जी खा रहा है तो कहती है कि बचपन में नियोंग अपने पापा मम्मी को खुश करने के लिए ये किया करता था, जबकि पता सबको था कि नियोंग को सब्जी पसंद नहीं, लेकिन ये हेल्दी है इसीलिए वो कुछ नहीं कहते थे। लेकिन हर बार दूसरों को खुश करने के लिए नियोंग अपने आप पर जबरदस्ती करे, ये गलत बात है। अब जब नियोंग पूछता है क्या मम्मी को पता है आज स्कूल में क्या हुआ, तो मम्मी कहती है बिल्कुल पता है और इस बात से वो बहुत निराश भी है कि वो ऐसी मम्मी नहीं बन पाई जिस पर उनका बेटा ट्रस्ट करता हो। अपने काम में इतनी बिजी रही कि अपने बेटे का ठीक से ख्याल ही नहीं रख पाई। बहुत ही हिचकिचा कर नियोंग पूछता है क्या उसका लड़कों को पसंद करना मम्मी इस बात से ओके है, तो मम्मी कहती है नियोंग किसी पसंद करेगा नहीं करेगा ये उसकी चॉइस है, उसकी जिंदगी है, वो बस नियोंग को खुश देखना चाहती है। हाँ नियोंग को लेकर उनका एक सपना जरूर है मगर फैमिली बिजनेस फैमिली के रेप्यूटेशन से बढ़कर है नियोंग की खुशी, इसीलिए वो यहाँ वादा भी करती है कि नियोंग के हर स्टेप में वो नियोंग का साथ देंगी। अब अगले दिन सुबह रात के किस्से को याद करके जब पाम मुस्कुरा रहा होता है तो उसके पापा पूछते हैं कहीं वो किसी को डेट वेट तो नहीं कर रहा, क्योंकि याद रखे फिलहाल उसका कंसंट्रेशन सिर्फ नियोंग के प्रोटेक्शन में होना चाहिए। इसी बीच वहाँ पर नियोंग आ जाता है उसके मम्मी के साथ। हाँ मम्मी कहती है कि वो किसी को भी नियोंग को हर्ट करने नहीं देंगी, वही नियोंग भी कहता है वो मुश्किलों से भागेगा नहीं बल्कि सामना करेगा। अभी ये बातें खत्म हो जाने पर नियोंग और उसकी मम्मी दोनों अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ते ही हैं कि दो अनजान लोग वहाँ एंट्री करते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। नियोंग को तो जैसे तैसे बचा लिया जाता
है मगर मम्मी को गोली लग जाती है। चाराउन जब आगे बढ़ता है तो उसे भी गोली लगती है, लेकिन फिर चाराउन के कहने पर ही पाम नियोंग को लेकर वहाँ से भागता है। नियोंग कहता तो है कि उसे वापस जाना है मगर पाम साफ तरीके से इनकार कर देता है। जब नियोंग कहता है उसकी मम्मी और पाम के पापा दोनों को ही गोली लगी है, क्या पाम को उनकी फिक्र नहीं? तो पाम कहता है उसे इतना यकीन है कि उसके पापा हालात को संभाल लेंगे। यहाँ जब नियोंग पूछता है फिर पाम उसे लेकर कहाँ जा रहा है, तो पाम बताता है ऐसे सिचुएशन के लिए उसके पापा ने पहले ही तैयारी कर रखी है, इसीलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब कुछ देर के ड्राइव करने के बाद पाम गाड़ी रोकता है, पहले उतर कर देखता है सब सेफ है कि नहीं, फिर नियोंग की तरफ का डोर भी खोल देता है। यहाँ जब नियोंग रोकर रिक्वेस्ट करता है कि पाम उसे घर ले चले, तो पाम कहता है अगर पापा ने भागने के लिए कहा है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। फिर उसने नियोंग के मम्मी को भी तो वादा किया था कि वो नियोंग का ख्याल रखेगा। जब नियोंग कहता है उसने भी तो मम्मी से वादा किया था कि वो भागेगा नहीं, तो पाम समझाता है फिलहाल के लिए यही सही है, इसके बाद एक प्लान बनाकर उनका सामना करेंगे। अब इसके बाद दोनों ही अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं ताकि दुश्मन उन्हें ट्रैक न कर पाए। फिर कपड़े चेंज करने के बाद पाम बताता है कि अब वो दोनों उसके मम्मी के घर जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ पहुँचने के लिए दोनों को बस की टिकट काटनी होती है। मगर फिर नियोंग अब भी इस बात के लिए टेंशन में है कि अगर पाम की मम्मी ने उन्हें अपने घर पर रहने नहीं दिया तो फिर वो कहाँ जाएंगे। बाय द वे नियोंग बहुत थका हुआ है, उसे नींद भी आ रही है, मगर पहली बार बस में ट्रेवल कर रहा है इसीलिए कंफर्टेबल भी नहीं हो पा रहा। इस पर नियोंग सो सके इसीलिए पाम उसे अपना कंधा भी दे देता है। अब सुबह का सीन जहाँ दोनों को बोट पर देखते हैं, लेकिन फिर यहाँ तबीयत खराब होने की वजह से नियोंग उल्टी करने लगता है। फाइनली दोनों पहुँच जाते हैं माय मिशेल बार एंड कैफे, जिसकी ओनर पाम की मम्मी ही है। अब यहाँ पर दो लड़कों को खड़ा देखकर पहले तो मम्मी सवाल करती है कि दोनों में से पाम कौन है, और फिर जब पता चलता है कि यही पाम है तो पहले उसे घूरती है, फिर कहती है न तो पाम अपने डैड पे गया है न ही मम्मी पर, बल्कि वो तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। वैसे पापा ने तो बताया था कि कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ आ रहे हो किसी दोस्त के साथ, ऐसे घर से भाग भाग के तो नहीं आए हो ना। पाम बताता है वो यहाँ पर वेकेशन पे अपने दोस्त नियोंग के साथ आया है। तो मम्मी कहती है कि वो इन दोनों को रहने के लिए जगह तो दे देंगी, लेकिन कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलेगा, बल्कि बदले में इस कैफे में दोनों को ही काम करना होगा। अब रूम दिखाते वक्त मम्मी बता देती है दोनों को एक ही रूम में रहना होगा और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देती है यहाँ स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। तो अब मम्मी के चले जाने के बाद नियोंग ताना मारता है पाम तो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह है। खैर अब नियोंग कहता है कि उसे पूरा शक है उन पर अटैक करवाने वाला कोई और नहीं अंकल किटी है, क्योंकि ये सब करके उन्हें ही तो फायदा होगा। पाम कहता है गुनहगार को ढूंढ के निकाल कर उसे सजा दिलवाने का काम तो पापा का है। यही बात नियोंग की, तो इस वक्त उसे बस स्ट्रॉन्ग बने रहना है। अब यहाँ पर नियोंग आगे पूछता है क्या पाम अपनी मम्मी को बता देगा कि पाम उसकी फैमिली के लिए काम करता है। पाम कहता है जरूरी नहीं है और हम यहाँ पर दोस्त की तरह भी तो रह सकते हैं। अगले कट में जब दोनों फ्रेश होकर कैफे पहुँचते हैं तो मम्मी सबसे पहले नियोंग को काम पर लगाती है, कहती है कि चेयर्स को ले जाकर बीच पर रखो। लगे हाथों नियोंग ये भी देख लेता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक पियानो भी रखा हुआ है। तो मम्मी बताती है पहले बार में लाइव म्यूजिक भी हुआ करता था। वो अपना दिमाग चलाते हुए नियोंग पूछता है फिर क्यों ना हम बार के ओपन एरिया में एक लाइव म्यूजिक का कॉर्नर रखें। तो अब मम्मी ये कहकर बात को टाल देती है कि फिलहाल पाम अपने काम पर फोकस करे। दूसरी तरफ देखते हैं कैफे में आए हुए हैं दो फॉरेनर्स और बोलते हैं कि उन्हें रूम की जरूरत है। अब इनके साथ इंग्लिश में इंटरेक्ट करने में पाम को बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ आता है नियोंग और बहुत ही बिंदास तरीके से वो दोनों फॉरेनर कस्टमर्स को डील करता है। अब बातों की बातों में जब नियोंग को पता चलता है उनमें से एक फ्रांस का है और एक चाइना का, नियोंग उस चाइना वाले बंदे से चाइनीज में ही बात करने लग जाता है। उसका नाम है वू और वो बताता है कि ये डेविड है उसका बॉयफ्रेंड। अब जब पाम पूछता है कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं तो नियोंग भी डांटते हुए कहता है कहा था ना चाइनीज क्लास में फोकस करो। इसी बीच वहाँ मम्मी आती है। जब उन्हें पता चलता है कि नियोंग ने इन दोनों कस्टमर को डील किया है तो कहती है फिर तो इस काम के लिए नियोंग ही फिट है और पाम वो फिजिकल वर्क करेगा। बाय द वे इन दोनों को हाथ पकड़ कर जाते हुए देखकर जब पाम पूछता है क्या ये दोनों कपल हैं, नियोंग कहता है हाँ, और वो चाइनीज वाला अपने बॉयफ्रेंड को चाइनीज में गाली देता है। पाम पूछता है क्या नियोंग को भी चाइनीज में गाली देना आता है तो नियोंग कहता है हाँ, बंदान मतलब हुआ बेवकूफ। रात का सीन, नियोंग को नींद नहीं आ रही है। पाम से पूछता है वो क्या करता है अगर उसे नींद नहीं आती तो। पाम कहता है कि वो स्विमिंग करता है ताकि थक जाए और नींद आ जाए। तो नियोंग कहता है वो क्लासिकल म्यूजिक सुनता है, लेकिन अब तो वो
अपना फोन भी स्विच ऑन नहीं कर सकता। ऐसे उसे पाम से एक और सवाल भी करना था, उस रात उसने नियोंग को किस क्यों किया। पाम कहता है ताकि नियोंग अच्छा फील करे और बेन के किस को भूल जाए। नियोंग कहता है ठीक है। फिर वो समझ गया किस करना उसके ड्यूटी में शामिल था। वो नियोंग को लेकर कुछ फील नहीं करता, लेकिन अगली बार उसे बेटर फील करवाने के लिए पाम या तो फनी एक्ट कर सकता है या फिर कोई जोक प्ले कर सकता है, लेकिन किस नहीं करेगा क्योंकि किस बहुत ही स्पेशल होता है। अब अगले दिन सुबह का सीन, नियोंग नोटिस करता है पाम के मम्मी को कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वहाँ पाम आ जाता है और अपने मम्मी से ही सवाल करता है। मगर यहाँ पर मम्मी झूठ बोल देती है कि गेस्ट थे, रूम ढूंढ रहे थे, यहाँ का उन्हें थोड़ा कॉस्टली लगा इसलिए चले गए। फिर बात को बदलते हुए पाम को एक लिस्ट थमाती है और कहती है नियोंग के साथ मार्केट जाओ और लेकर आओ, साथ में पैसे भी देती है कि नाश्ता बाहर कर लेना। बस फिर क्या, इसके बाद दोनों को मार्केट जाते, वहाँ थोड़ा बहुत टाइम पास करते और फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते दिखाया जाता है। अब ज्यों कि ये यहाँ का लोकल फूड है, पाम कहता तो है कि बहुत स्पाइसी होगा, मगर नियोंग को इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि वो खाता ही जाता है और तीखा लगने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। अब जब दोनों घर लौटते हैं तो मम्मी नोटिस करती है पाम नियोंग का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है। फिर सवाल भी करती है कि जब वो नियोंग के साथ अकेले में रहता है तो उसे खून नियोंग कह के पुकारता है, लेकिन फिर दूसरों के सामने सिर्फ नियोंग, ऐसा क्यों? वैसे दोनों नॉर्मल फ्रेंड्स भी तो नहीं दिखते। तब मजबूरी में पाम को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है, जिसके बाद मम्मी का गुस्से वाला रिएक्शन भी दिखता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं हो रहा एक बाप होकर अपने बेटे को किसी और का बॉडीगार्ड बनाना मतलब तो यही हुआ कि वो अपने बेटे की जिंदगी को रिस्क पर रख रहे हैं। अब वो लोग इतने अमीर है, एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड हायर नहीं कर सकते? भला मछली पकड़ने वाला एक गाँव का बच्चा उनके बेटे को सिक्योरिटी कैसे दे सकता है? ये उम्र अपने लाइफ को एंजॉय करने का है, ना ही किसी का बॉडीगार्ड बनकर हीरो बनने का। अब पाम कहता तो है कि नियोंग उसे अपना नौकर नहीं समझता, मगर मम्मी कहती है पाम भूल रहा है, कल को अगर वो नहीं रहेगा तो उसे कोई मिस नहीं करेगा, बल्कि वो लोग अपने बेटे के लिए एक और बॉडीगार्ड रख लेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपनी सोचो फिर दूसरों की। खैर, अब अगले कट में पाम नियोंग को एक बहुत सुंदर सी जगह पर लेकर जाता है। नियोंग कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जगह तो उसने बहुत सारी देख रखी है। तो पाम कहता है कि बिना पैसे के वो इतना ही कर सकता है, क्या इसके लिए नियोंग उसकी तारीफ नहीं करेगा? नियोंग कहता है बिल्कुल नहीं, अगर उससे तारीफ सुननी है तो और स्पेशल जगह दिखानी पड़ेगी। खैर, ये तो था मजाक, लेकिन फिर दोनों ही वहाँ बैठकर नजारे का मजा लेने लगते हैं। यहाँ नियोंग कहता है उसे वो चाइनीज स्टोरी याद आ गई, स्वर्ग के देवता को धरती के एक मामूली लड़की से प्यार हो गया, फिर उन्हें साल में एक बार मिलने का आशीर्वाद दिया गया। और अब नियोंग को लगता है वो जितना इसे सैड स्टोरी समझ रहा था ये है नहीं, बल्कि यूँ कहो कि साल में एक बार मिलना उम्मीद को और बढ़ाती है। न धरती पर तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पास जीने के लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची है, क्योंकि उसकी तरह कईयों की ऐसी जिंदगी है जहाँ कोई है ही नहीं जिसका वो इंतजार करे। पाम कहता है आज नहीं है तो क्या हुआ, कल तो हो सकता है, और उसे पूरा यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब नियोंग भी किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अब इसके बाद पाम नियोंग को जहाँ लेकर आता है वो पहले से भी और ज्यादा सुंदर जगह होती है। यहाँ अचानक नियोंग को पता चलता है कि पाम अपने साथ बंदूक लेकर घूम रहा है और इस बात का अफसोस भी करता है कि उसके लिए पाम को डर डर के जीना पड़ रहा है। अभी पाम के मुँह से निकलता ही है कि ये तो उसका ड्यूटी है, कि नियोंग भी चिढ़ जाता है कि हर बात पर ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, कहीं वो सांस भी ड्यूटी की वजह से तो नहीं ले रहा। अब इस पर पाम कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो तो नियोंग से ये कहता है कि बंदूक से खेलना बंद करो, ये डेंजरस हो सकता है, और फिर मूड को फ्रेश करने के लिए कहता है चलो स्विमिंग करते हैं। अब यहाँ पर नियोंग कहता तो है कि वो अच्छा स्विमर नहीं है, मगर पाम कहता है उसके रहते नियोंग को टेंशन लेने की कोई। बस फिर क्या, अगले ही पल दोनों को ही पानी में देखते हैं। यहाँ दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं और पहले से ज्यादा नियोंग रिलैक्स भी फील करता है। फिर बातों ही बातों में नियोंग कहता है एक दिन वो इस बीच को जरूर खरीदेगा, लेकिन हाँ सबको यहाँ विजिट करना अलाउड नहीं होगा। हो सकता है साल में एक ही बार यहाँ आएगा, लेकिन उसी के साथ टाइम बिताएगा जो उसका सच्चा पार्टनर होगा। बाय द वे, जब यहाँ लाने के लिए वो पाम को थैंक यू कहता है तो पाम कहता है नियोंग को खुश देखकर उसे ऐसा लगता है मानो वो अपना ड्यूटी अच्छे से निभा रहा है। अब अगले कट में नियोंग को बेड अरेंज करते देख पाम कहता है कि उसे भी मदद करनी है। अब पहले तो नियोंग मना करता है और कहता है बेड सजाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेगा, लेकिन फिर भी जब पाम नहीं मानता तो नियोंग मजाक में ही उसकी पिटाई शुरू कर देता है। अब इसी दौरान दोनों क्लोज तो आते हैं, मगर फिर मम्मी बीच में आकर कहती है कॉफी खत्म हो गया है, लेकर आओ। अब मार्केट पहुँचने पर नियोंग एक फोन की दुकान पर एक ऐसे सस्ते फोन के बारे में पूछता है जिसमें म्यूजिक प्ले हो सके। अब फोन के पेमेंट के लिए ज्यों ही नियोंग अपना कार्ड आगे बढ़ाता है कि तभी पाम
आकर नियोंग को रोक लेता है, फिर समझाता है अगर उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया तो दुश्मनों को उसके लोकेशन का पता चल जाएगा। अब नियोंग ने तो इतनी दूर तक सोचा ही नहीं था, इसीलिए वो सॉरी कहता है। पाम जब कहता है कि फोन के पैसे वो पाम से ले ले तो नियोंग कहता है नहीं, पैसे का जुगाड़ वो अपने तरीके से करेगा। अब अगले कट में घर लौटते वक्त उनकी नजर पड़ जाती है वू और डेविड पर। पूछने पर वो बताते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई है। अब जब तक पाम ये चेक करे कि मोटरसाइकिल में क्या गड़बड़ है, वो नियोंग से कहता है कि आज वो डेविड को प्रपोज करने वाला है, तो उसके लिए कोई अच्छी जगह दिमाग में है तो नियोंग उसे रिकमेंड करे। इतने में पाम भी गाड़ी ठीक कर देता है। तो यहाँ पर नियोंग पाम से कहता है क्यों न इन दोनों को सीक्रेट बीच पर ले चले। अब एक छोटा सा कट स्कूल का, जहाँ पर फूम अपने दोस्त के साथ मिलकर ये डिस्कशन कर रहा है। अब समझ में आ रहा है कि पाम नियोंग का इतना साथ क्यों देता था, क्योंकि पाम नियोंग के नौकर का बेटा जो था, और अब तो कुछ दिनों से वो स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, कहीं इन दोनों का खून वून तो नहीं हो गया। अब इसी बीच वहाँ पहुँचता है बेन और फूम से पूछता है उसके और नियोंग के किस वाले फोटो को डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे फूम का ही हाथ है ना। फूम कहता है कि एक तो बिना सबूत का इस तरह किसी पर आरोप न लगाए, और दूसरी बात है बेन भी खुद को दूध का धुला हुआ न समझे। उसने भी तो नियोंग पर झूठा आरोप लगाया था कि किस नियोंग ने उसे किया था। अब ये सब सुनकर बेन भी भड़कता है और दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। यहाँ फूम और उसका दोस्त मिलकर बेन की खूब पिटाई करते हैं, लेकिन फिर वहाँ एंट्री करता है चॉपर और फूम और उसके दोस्त को मार मार के वहाँ से भगा देता है। कट टू चॉपर बेन से भी सवाल करता है किस की बात को लेकर उसने सबसे झूठ क्यों बोला। बेन कहता है कि तब वो इतना डरा हुआ था और ऊपर से पापा भी वही थे, इसीलिए उससे सच बोला ही नहीं गया। दरअसल वो इन सब के लिए नियोंग से माफी मांगना चाहता है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। वैसे अगर तब चॉपर ने उसकी हिम्मत नहीं बढ़ाई होती तो शायद वो अपनी दिल की बात नियोंग से कह भी नहीं पाता। तो चॉपर यहाँ पर कहता है जब किसी के लिए फीलिंग्स हो और कन्फेस न कर सके, उस दर्द का एहसास उसे है, इसीलिए वो चाहता था कि बेन को उसकी खुशी मिले। बेन जब पूछता है उसकी खुशी से चॉपर को क्या फर्क पड़ेगा, तो चॉपर यहाँ पर बस ये कहकर चला जाता है वो अपने भाई और बेन के लिए एक हैप्पी एंडिंग चाहता था और कुछ नहीं। अब दूसरी तरफ पाम और नियोंग इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब डेविड को प्रपोज करेगा। जब नियोंग कहता है शायद वो सही मौके का इंतजार कर रहा है, तो पाम भी यही कहता है हाँ, उसे भी सही वक्त का इंतजार है। अब जब तक नियोंग इस बात को समझे, वो को घुटने पे जाते देखकर नियोंग इस मोमेंट को अपने फोन पर कैप्चर करने लग जाता है। अब रात का सीन, नियोंग का पैर दुख रहा है, इसीलिए पाम उसके लिए गर्म पानी ला कर देता है और फिर नियोंग को आराम मिले इसीलिए उसके पैरों का मसाज भी करता है। अब यहाँ पर बातों ही बातों में नियोंग पूछता है दो लोग कितने प्यार में होते हैं जब वो एक दूसरे को प्रपोज करे और साथ रहने का फैसला करते हैं। फिर हंसते हुए कहता है उसे नहीं लगता कि किसी को उससे इतना सच्चा प्यार हो सकता है। उसके बैड टेम्पर को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात जो नहीं है। तो पाम कहता है इसे बैड टेम्पर नहीं बल्कि बस जिद्दी कहते हैं और कुछ नहीं। अगले सीन में सुबह सुबह नियोंग पहुंच जाता है मार्केट। वहाँ एक मछुआरे के पास जॉब वैकेंसी देखता है, तो नियोंग कहता है वो मछली बेच देगा, बस उसे 1 घंटे के लिए 500 चाहिए। तो वो मछुआरा कहता है 1 दिन का 100 देगा, करना है तो करो। अब कुछ देर बाद नियोंग को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है पाम और नियोंग को ये काम करते देख कर उसे बहुत बुरा भी लगता है और वो रिक्वेस्ट करता है फोन के लिए अगर पैसे चाहिए तो कोई दूसरा तरीका निकाल लेंगे, लेकिन प्लीज ये काम नहीं। अब इसके बाद पाम नियोंग को मंदिर लेकर जाता है। वहाँ पाम को इतनी शिद्दत से प्रार्थना करते देख कर नियोंग पूछता है इतना धीरे धीरे वो क्या मांग रहा था भगवान से, भगवान तक उसका मैसेज पहुँचेगा भी या नहीं। पाम जब कहता है कि वो जिससे प्यार करता है उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था, जैसे कि उसके पापा, उसकी मम्मी। तो नियोंग पूछता है वो उसके लिए भी पाम ने ईश्वर से प्रार्थना की कि नहीं। तो पाम कहता है हाँ बिल्कुल, वो भी इंक्लूडेड है। कट टू नियोंग ये भी जानना चाहता है कि आखिर पाम के पापा नियोंग के फैमिली की तरफ इतने लॉयल क्यों हैं। अब यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पाम के पापा स्टोरी बता रहे हैं। जब पाम की मम्मी उन्हें और पाम को छोड़कर चली गई थी तो वो शराब के आदी हो गए, जॉब भी छूट गया और उस वक्त पाम बहुत बीमार भी पड़ गया। अब ट्रीटमेंट के लिए पैसे तो थे नहीं और हॉस्पिटल वाले बिना पैसों के इलाज करना नहीं चाहते थे। उस वक्त नियोंग के पापा ने पैसे देकर पाम के पापा की मदद की थी। तो अब प्रेजेंट में पूरी कहानी सुनने के बाद नियोंग कहता है फिर भी वो यही कहेगा कि पाम की अपनी जिंदगी है, वो अपनी मर्जी से जिए, कोई उसकी जिंदगी का मालिक नहीं बन सकता। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर किट अनाउंस करता है मिस तानिया की तबीयत अभी भी क्रिटिकल है और वो कोमा में है। रही बात नियोंग की, तो पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ जब मीडिया पूछती है कहीं इस हादसे के पीछे किट का हाथ तो नहीं है, तो किट तो तब ये कहकर बात को टाल देता है कि इसी डाउट से बचने के लिए वो जैसे भी हो नियोंग को ढूंढ निकालेगा और उसे उसकी जगह देकर रहेगा। लेकिन बाद में किट अपना सारा गुस्सा नियोंग और उसके मम्मी के फोटो पर उतारता है। यहाँ जब चॉपर किट से पूछता है क्या सच में वो इन सब के पीछे है, जब किट कहता है कि हाँ अगर वो हुआ तो क्या, जब नियोंग के पापा मम्मी ने उसे फैमिली नहीं समझा तो भला वो भी उनकी फिक्र क्यों करे। चॉपर को तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर किट समझाता
समझाता है याद रहे कल को जब नियोंग नहीं रहेगा तो ये सब कुछ चॉपर को ही तो संभालना है। वापस से चलते हैं पाम और नियोंग पर, तो नियोंग बताता है शाम को वो वू और डेविड के लिए पियानो बजाने वाला है और गाना भी वही गाएगा जो उसने खुद लिखा है। अब एक छोटा सा कट जहाँ पर पता चलता है फूम को वो किसिंग क्लिप देने वाला कोई और नहीं ओम था। इसके लिए फूम ओम को पैसे भी देता है कि ये सब होते हुए चॉपर अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेता है। अब रात का सीन जहाँ पर वो और डेविड के शादी पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी रखा गया है, वही नियोंग गाते हुए पियानो भी बजा रहा है। बाय द वे अब पार्टी है तो ड्रिंक करना तो बनता है, लेकिन पाम नियोंग को पीने से मना करता है ये कहकर कि हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, अगर नियोंग को कुछ हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत डांस का प्रोग्राम भी होता है। बातों ही बातों में पाम की मम्मी उससे सवाल करती है। पाम जिस प्यार से नियोंग को देखता है साफ पता चल रहा है कि वो सिर्फ दोस्त तो नहीं है, वैसे दोनों के बीच किस विस हुआ कि नहीं। तो पाम थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है उसने नियोंग को किस तो किया था मगर उसे कंफर्ट फील कराने के लिए। तो मम्मी कहती है पता है ना कि पाम के पापा भी बिल्कुल पाम की तरह ही थे, बहुत प्यार करते थे उनसे, लेकिन फिर धीरे धीरे वही प्यार उनके आजादी के लिए दीवार बनती चली गई और एक दिन वो अपने बारे में सोचकर उस दीवार को तोड़कर वहाँ से निकल गई। जब पाम पूछता है किसी से इतने प्यार करने के बाद क्या उसे छोड़ना इतना आसान होता है, तो मम्मी समझाती है प्यार ही सब कुछ नहीं होता, डेट करना, साथ सोना, शादी हो जाना ही जिंदगी नहीं है। अब रात का सीन, नियोंग जब प्यार से पाम को पीछे से हक करता है तो पाम को लगता है शायद नियोंग ने छिपकर शराब पी ली है, इसीलिए वो इस तरह की उटपटांग हरकतें कर रहा है। तो नियोंग कहता है हाँ वो नशे में तो है, लेकिन वो और डेविड के प्यार को देखकर, यहाँ नियोंग के इतने अच्छे मूड में देखकर पाम भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। पाम जब कहता है आज पियानो बजाते वक्त नियोंग बहुत ही खुश दिख रहा था, नियोंग कहता है हाँ क्योंकि यहाँ रहकर उसे मालिक बनने का नाटक नहीं करना पड़ता, ये मामूली जिंदगी जीने में उसे बड़ा मजा आ रहा है। और फिर शेयर करता है कि वो और डेविड के प्यार को देखकर उसे भी बड़ा मन कर रहा है कि वो भी ऐसे रिलेशनशिप में रहे। पाम जब पूछता है अभी शादी करना थोड़ा जल्दी नहीं हो गया, तो नियोंग कहता है नहीं वो तो बस बॉयफ्रेंड की बात कर रहा है, कोई ऐसा जो उसे हक करे, उसका ख्याल रखे और उसे बहुत प्यार करे। जब पाम कहता है आज नहीं तो कल नियोंग को ऐसा कोई जरूर मिलेगा, तो नियोंग कहता है वो इंतजार नहीं कर सकता, उसे अभी चाहिए। और फिर पूछ ही लेता है क्या पाम उसे डेट करेगा, कम से कम जब तक वो यहाँ है। पाम पूछता है फिर उसे क्या करना होगा, तो नियोंग कहता है पाम उसे किस करे लेकिन ट्रू फीलिंग्स के साथ। और फाइनली पाम के एक पैशनेट किस के साथ इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। अब चलते हैं पाम के पापा चनौन की तरफ, जो उन दोनों का पीछा कर रहा है जिन्होंने मिस तानिया पर अटैक किया था। मगर फिर जब तक चनौन ये पूछताछ करे कि उन्हें हायर करने वाला कौन था, वहाँ पहुँच जाती है पुलिस और सबको गिरफ्तार कर लेती है और चनौन पर ये इल्जाम लगाया जाता है मिस तानिया पर अटैक करने वाला वही था। अब अगले दिन सुबह का सीन, दोनों को काफी वक्त साथ बिताते देखते हैं। बात तैयार होने की हो, रेस्टोरेंट की साफ सफाई की हो, नाश्ता बनाने की हो या फिर साथ घूमने जाने की, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई देते हैं। यहाँ नियोंग एक किताब पढ़ रहा होता है जिसका बेस है फिलोसॉफी ऑफ लव। सवाल है प्यार के लिए इंसान कुछ भी कैसे कर लेता है। कहानी है जब ईश्वर ने दुनिया को बनाया था तो वो कुछ इस तरह था कि दो शरीर हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, जैसे कि 4 हाथ 4 पाँव। स्त्रियों को धरती की पुत्री माना जाता था और पुरुषों को सूर्य के पुत्र। एक दिन इंसानों ने ईश्वर को नाराज कर दिया और फिर जब ईश्वर की बिजली इंसानों पर पड़ी तो वो 2 टुकड़ों में बट गए और फिर ऐसा तूफान लाया कि ये दोनों शरीर एक दूसरे से अलग हो गए। और इसे मिथ ही समझ लो कि उसके बाद से इंसान अपने पार्टनर को ढूंढने में लग गया। अब जब पाम पूछता है क्या लगता है उनका पार्टनर्स भी कहीं होगा, तो नियोंग कहता है अगर मिथ पर यकीन करे तो बिल्कुल। फिर जोर से अनाउंस करने लग जाता है कि भाई पाम का पार्टनर जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाओ बीच पर, पाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाय द वे यहाँ पर नियोंग पाम को एक कैप गिफ्ट करता है, इस पर लिखा हुआ है नेवर लेट अस गो। जब पाम पूछता है ये अस कौन है, तो नियोंग कहता है खुद गेस कर लो। अब अगले सीन में जब दोनों रेस्टोरेंट वापस आते हैं तो वहाँ की हालत देखकर पाम घबरा कर कहता है जरूर दुश्मनों को उनके ठिकाने का पता चल गया है और कहता है जल्दी से पैकिंग कर लो, पहले नियोंग को यहाँ से वो ठिकाने लगाएगा फिर मम्मी को ढूंढेगा। फिर सामान के साथ जब दोनों नीचे उतरते हैं देखते हैं मम्मी तो वही है और फिर मम्मी बताती है जिन्होंने भी ये किया है वो नियोंग या पाम के पीछे नहीं है, ये रेंगचाई के लोग हैं जो अपने पैसे लेने आए थे। दरअसल इस हॉस्टल को बनाने के लिए मम्मी ने रेंगचाई से लोन लिया था, आधे से ज्यादा पैसे तो वो जुए में हार गई। जब पाम पूछता है कितने पैसे लिए थे तो मम्मी बताती है 3 लाख के करीब। अब तो इंटरेस्ट वगैरह जोड़कर पता नहीं कितने हो गए होंगे, लेकिन इन्हें तो वो संभाल लेंगी। पाम ये सोचे कि नियोंग का क्या करना है, कहीं ऐसा न हो कि पाम पर नियोंग को किडनैप करने का इल्जाम लग जाए। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पाम के पापा चनौन पर, जो कहता है मिस तानिया पर जो अटैक हुआ था उसी की पूछताछ करने के लिए वो उन गुंडों के पास गया था। मगर पुलिस बताती है जो 2 गुंडे पकड़े गए हैं उन्होंने कन्फेस किया है चनौन उनका दोस्त है और मिस तानिया और नियोंग पे जो अटैक
हुआ है, उसका मास्टरमाइंड चेनॉन है, वो तो बस मदद कर रहे थे। अब यहाँ पर चेनॉन कहता तो है कि उसे फ्रेम किया जा रहा है, मगर पुलिस तो यहाँ तक भी कह देती है उन्हीं दोनों ने बताया है कि अब न्योंग चेनॉन के बेटे पाम के पास है। जाहिर सी बात है, इतना सब सुनने के बाद चेनॉन तो समझ गया है कि बुरी तरह फंस चुका है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल के वॉशरूम, जहाँ चॉपर और बेन पहले तो ओम के वहाँ आने का इंतजार करते हैं। फिर चॉपर सीधा ओम से सवाल करता है पूम के साथ मिलकर उसने क्या खिचड़ी पकाई है। ओम जब कुछ भी मानने से इनकार कर देता है तो चॉपर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो ओम को दिखा देता है, जहाँ पर फूम ओम को पैसे दे रहा है। यहाँ पर बेन तो धमकी देता ही है ओम सच्चाई बताए वरना उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं चॉपर भी ओम पर थोड़ा बहुत अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और फाइनली मजबूर होकर ओम बता देता है उसने पहले बेन और नियोंग को किस करते देखा, फिर उनको वीडियो बनाया और पैसों के बदले फूम को वीडियो बेच दिया। तो यहाँ पर बेन बहुत ही गुस्से में कहता है क्या ओम को पता भी है उस हादसे की वजह से उस पर और नियोंग पर क्या बीता। वो गे है, इस बात के लिए अभी भी वो खुद को नहीं मना पाया और पूरी दुनिया जान गई। अब ओम को भी जब अपने गलती का एहसास होता है तो हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है प्लीज इस बात का पता प्रिंसिपल को नहीं चलना चाहिए वरना उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब एक छोटा सा कट जहाँ पर पाम मम्मी से पूछता है अगर मम्मी उससे और पापा से इतना ही प्यार करती थी तो उन्हें छोड़कर क्यों चली गई। तो मम्मी भी बताती है उनकी कई अरमान थे, घूमना फिरना, जिंदगी को एंजॉय करना। अब पाम को भी तो इस बात का एहसास है ना कि उसके पापा कितने डोमिनेटिंग हैं, जिसको भी चाहते हैं पूरी तरह उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए अगर पाम को लगता है उसकी मम्मी उसे प्यार नहीं करती इसीलिए छोड़कर चली गई तो ये उसकी गलतफहमी है। बस वो थोड़ी सेल्फिश बन गई और अपने बारे में ज्यादा सोचने लगी। अब अगले कट में पाम नियोंग से पूछता है क्या रेस्टोरेंट के खाते में इतने पैसे हैं कि मम्मी के कर्ज को चुकाया जा सके। नियोंग जब कहता है नहीं तो पाम कहता है कोई बात नहीं, टूरिस्ट का ही सीजन चल रहा है, शायद पैसों का जुगाड़ हो जाए। मीनवाइल वहाँ आती है मैगी अपने कुछ गेस्ट के साथ और यहाँ पर पाम को देखकर तो बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ मैगी बताती है वो असिस्टेंट गाइड का काम कर रही है और उसके गेस्ट इसी होटल में ठहरे हुए हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ छोड़ने आई थी। अब यहाँ पर मैगी और पाम तो बात कर रहे हैं मगर नियोंग का रिएक्शन देखने जैसा बनता है। कट टू मैगी कहती है नियोंग के साथ जो भी हादसा हुआ है उसके बारे में उसे पूरी खबर है, मगर पाम क्या सोच रहा है कब तक उसका बॉडीगार्ड बना रहेगा। पाम कहता है जब तक नियोंग सुरक्षित अपने मम्मी के पास नहीं पहुंच जाता। लेकिन हाँ वो दोनों यहाँ है, मैगी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। खैर अब ज्यों कि ये शहर मैगी के लिए भी नया है तो वो पाम के साथ ही साइट विजिट करती है और कुछ फोटोज भी खींचने लगती है। इसी दौरान दो गुंडे वहाँ आ जाते हैं और मैगी से उसका कैमरा छीनने लगते हैं, कहकर कि इस जगह की फोटो वो नहीं खींच सकती। अब पाम जब वहाँ आ जाता है तो मैगी को उनसे छुड़ाने के लिए उन दोनों को पीट देता है, लेकिन इससे पहले कि पाम पर कोई आ जाए नियोंग उसे वहाँ बचाने आ जाता है। फिर तीनों वहाँ से भाग तो जाते हैं मगर ये गुंडे आपस में डिस्कस कर लेते हैं। दो में से एक तो उस हॉस्टल वाले मैडम का लड़का है। अगले कट में जहाँ मैगी पाम की खैरियत को लेकर टेंशन में दिखती है वहीं मदद करने के लिए नियोंग से शुक्रिया भी कहती है। तो नियोंग कहता है उसका काम खत्म हो गया तो बस वो टहलते हुए उधर आ गया था। लेकिन फिर ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसके अलावा भी पाम को किसी और की भी इतनी चिंता है। अब इतना कहकर नियोंग तो वहाँ से चला जाता है मगर फिर मैगी पाम से पूछती है नियोंग के लिए उसके दिल में जो फीलिंग्स है वो कब तक छिपा के रखेगा। अगर वो नियोंग को चाहता है तो उसे बता क्यों नहीं देता। पाम जब पूछता है मैगी को कैसे पता चला तो मैगी बताती है पार्टी के वक्त डांस करते हुए जिस तरह पाम नियोंग को देख रहा था कोई भी बता देगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वापस से चलते हैं बेन की तरफ। सच्चाई को सामने लाने के लिए चॉपर ने जो मदद की है उसके लिए बेन उसे शुक्रिया कहता है। चॉपर कहता है अरे नियोंग उसका रिश्तेदार है और बेन उसका दोस्त, तो मदद करने के लिए ये वजह तो काफी है। तब बेन कहता है उसे चॉपर से एक और बात के लिए सॉरी कहनी थी। क्या है कि उसे इस बात का एहसास है कि चॉपर ने जब प्रपोज किया और उसने मना कर दिया था इसीलिए चॉपर ने उससे दूरी बना ली थी, लेकिन अब वो उसकी और नियोंग की मदद क्यों कर रहा है। क्या उसे नियोंग को लेकर जलन नहीं हो रही? क्या अब उसके लिए चॉपर के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है? जाहिर सी बात है यहाँ चॉपर तो कंफ्यूज्ड हो जाता है उसे क्या जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गुंडे मम्मी को उठा ले जाने आते हैं। नियोंग को रोकने की तो कोशिश करता है मगर फिर भी वो लोन शार्क वाले मम्मी को उठा कर ले जाते हैं। तो अब अगले कट में पाम बहुत ही गुस्से में इनके अड्डे में एंटर करता है। तो अब पाम के सामने ही बॉस मम्मी से कहता है या तो मेरे पैसे चुकता करो या फिर मेरे लिए काम करो। जब पाम धमकी देता है कि नहीं उसके मम्मी के साथ ये सब मत करो तो बॉस कहता है ठीक है फिर जो पैसे उसके मम्मी ने लिए थे उसे लौटा दो। तब इन सब के बीच नियोंग तो कुछ नहीं कहता मगर बाद में पाम को समझाता है उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, मम्मी को छुड़ाने के काम आ जाएगा। पाम जब कहता है कि पैसे निकाल
निकालते ही दुश्मनों को उनके ठिकाने का पता चल जाएगा। तो नियोंग कहता है फिलहाल मम्मी की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर इन छोटे छोटे सिचुएशंस को वो हैंडल करना नहीं सीखेगा तो आगे चलकर अपने पापा की इतने बड़ी कंपनी को वो कैसे संभालेगा। बस फिर क्या, इसके बाद अकेले ही नियोंग पैसे लेकर बॉस के पास पहुंच जाता है और फिर मम्मी को लेकर घर वापस भी आ जाता है। यहाँ मम्मी वादा तो करती ही है कि नियोंग के सारे पैसे वो थोड़े थोड़े करके लौटा देगी और फिर बहुत ही खुश होकर नियोंग और पाम को हक भी करती है कि अब उनके 2 बेटे हैं। अब लंच का सीन। पाम जब कहता है प्रॉन के छिलकों को हटाने में वो मदद कर देगा, नियोंग कहता है नहीं ये तो बच्चों वाला काम है, वो कर लेगा। लेकिन फिर पाम ये कहकर समझाता है ये काम जब एक लवर दूसरे लवर के लिए करता है तो लगता है कि उन दोनों के बीच प्यार है। और फिर नियोंग ने ही तो कहा था ना कि जब तक दोनों इस आइलैंड पर है पाम उसका बॉयफ्रेंड है, मतलब हुआ कि अब नियोंग के ना कहने का कोई चांस नहीं है। अब रात का सीन। पाम कहता है कि वो ये समझ गया है को लेकर वो गलत था, नियोंग तो अपना ख्याल रख सकता है। तो नियोंग पूछता है बस इसी बात का एहसास हुआ। अब यहाँ पर पाम को तो समझ ही नहीं आता कि नियोंग किस सिलसिले में बात कर रहा है। तो नियोंग पूछता है क्या मैगी वापस चली गई। बस फिर क्या, पाम की तो हंसी छूट जाती है कि मैगी को लेकर नियोंग जल रहा है। तो नियोंग भी कह देता है वो बॉयफ्रेंड है ना तो जलना उसका हक बनता है। ये अलग बात है अगर पाम इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेता तो। अब जब पाम नियोंग के गाल पर किस करके पूछता है अपने फीलिंग्स को जताने के लिए इतना काफी है, तो नियोंग कहता है नहीं, खुलकर बताना होगा। तो अब पाम डायरेक्टली बोल ही देता है कि वो नियोंग से प्यार करता है। लेकिन फिर पूछता है नियोंग के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या इस रिश्ते को सिर्फ इस आइलैंड तक ही सीमित रखना चाहता है। तो नियोंग कहता है कि वो अपनी जिंदगी का हर पल पाम के साथ शेयर करना चाहता है। हर सुबह वो अपने आसपास पाम को ही देखना चाहता है और अगर इसी को प्यार कहते हैं तो हाँ, उसे भी पाम से प्यार हो गया है। अब अगले सीन में देखते हैं जब पाम को पता चलता है उसकी मम्मी को टैटू बनाना आता है तो वो कहता है उसे भी बनाना है। मम्मी भी समझ जाती है पाम नियोंग को लेकर बात कर रहा है, इसीलिए समझाती है टीनेजर्स प्यार को लेकर बहुत क्रेजी हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में वो प्यार हवा हो जाता है। तो पाम कहता है उसे नहीं पता उसका और नियोंग का क्या फ्यूचर है, लेकिन हाँ इसी बहाने वो नियोंग की यादों को हमेशा के लिए अपने साथ रख तो पाएगा। अब अगले कट में जब नियोंग पाम से मिलता है उसे इस बात की बड़ी टेंशन हो रही है किट ने कहीं नियोंग के एटीएम ट्रांजैक्शन को ट्रैक तो नहीं कर लिया। नियोंग कहता है उस बात को 3 दिन हो चुके हैं, अगर किट या उसके लोगों को उसे ढूंढना होता तो अभी तक ढूंढ चुके होते। और फिर बड़े ही प्यार से पाम को खुश और हंसाने की कोशिश करता है। जब पाम कहता है ऐसे मत करो कोई देख लेगा, तो नियोंग कहता है कौन देखेगा, वो तो पाम के अलावा किसी और को देख भी नहीं पा रहा। और नियोंग के मुंह से ऐसी फ्लर्टी लाइन सुनकर पाम शर्माने लग जाता है। अब एक छोटा सा कट जहाँ पर नियोंग को मार्केटिंग करते देखकर पाम कहता है पैसे बर्बाद नहीं करना है। तो नियोंग कहता है पैसे खत्म हो भी गए तो जॉब कर लेगा, वैसे भी उसने सोच रखा है वापस लौटकर यहाँ पर एक होटल खोलेगा और पाम के साथ मिलकर वो होटल चलाएगा। जब पाम पूछता है कि नियोंग के फैमिली बिजनेस का क्या होगा, तो नियोंग कहता है मम्मी है ना उसे संभालने के लिए। अब घर लौटने के बाद पाम को इतना थका हुआ और तकलीफ में देखकर नियोंग समझ तो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। पूछता भी है क्या छिपा रहे हो, साफ साफ बताओ। पहले तो पाम छिपाने की कोशिश करता है मगर फिर नियोंग के जबरदस्ती करने पर पाम दिखा देता है कि उसने नियोंग के नाम का टैटू बनवाया है। नियोंग जब पूछता है उसका नाम क्यों, तो पाम कहता है इसी बहाने नियोंग हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। जाहिर सी बात है ये सुनकर नियोंग बहुत इमोशनल भी हो जाता है। लेकिन फिर देखते हैं पाम नियोंग को एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट करता है। फिर उस कहानी को याद दिलाते हुए कहता है हम भी एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, जब भी एक दूसरे से मिलेंगे तभी पूरे हो जाएंगे। तो नियोंग कहता है बस वो भी यही चाहता है कि अब ईश्वर उन दोनों को पनिश न करे, क्योंकि अब पाम से दूर रहना उसके लिए मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं बेन चॉपर के घर आया हुआ है और इतना बड़ा घर देखकर वो भी बहुत शॉक्ड है। चॉपर जब कहता है उसने तो प्लान कर रखा है फ्यूचर में वो अपना अलग घर बनाएगा, तो बेन कहता है उसकी भी ऐसी ही प्लानिंग है और उसके लिए वो पैसे सेव करना भी शुरू कर दिया है। तो चॉपर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर अलग रहने की क्या जरूरत है, उसके घर पर उसी के साथ आकर रहे। तो बेन भी मजाक में कह देता है अरे डायरेक्टली साथ रहने की बात क्या चॉपर भूल रहा है, उसके पहले भी बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जैसे कि डेटिंग। तो चॉपर कहता है वो तो बेन को दोस्त समझकर इनवाइट कर रहा है, लेकिन अगर वो बॉयफ्रेंड बनना भी चाहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बेन इस बात को ये कहकर टाल देता है। उसे अच्छा लगा ये सुनकर। कल को अगर उसके पापा ने उसे निकाल दिया तो कम से कम रहने की जगह तो मिल गई। जब चॉपर कहता है वो हमेशा बेन के साथ है, तो बेन थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए वॉशरूम के बहाने से वहाँ से चला जाता है। अब वापस से आते हैं नियोंग और पाम पर। नियोंग पाम के टैटू पर दवाई लगाते दिखता है, पूछता भी इससे क्या फायदा होगा, तो पाम कहता है जल्दी हील हो जाएगा। इसी बीच वहाँ पर मम्मी घबराते हुए आती है और दिखाती है
हैं कि देखो पापा के बारे में क्या न्यूज फ्लैश हो रहा है। तो पता चलता है चनौन के बारे में अफवाह फैल चुकी है। उसी ने नियोंग और उसके मम्मी पर हमला करवाया और अब अपने बेटे के जरिए नियोंग को किडनैप भी करवा लिया है। नियोंग तो समझ जाता है कि चनौन को फंसाने का काम किट का है। वही पाम जब फैसला करता है वो पापा के पास जाएगा तो नियोंग कहता है वो भी चलेगा, क्योंकि उसी की गवाही चनौन को जेल जाने से रोक सकती है। अब अगले कट में पाम को इतने टेंशन में देखकर नियोंग को बहुत बुरा भी लगता है, साथ में अफसोस भी करता है कि इस आइलैंड को छोड़कर अब दोनों को ही निकलना पड़ेगा। वैसे वो भी अपने मम्मी के पास लौटना चाहता है, अंकल चनौन की मदद करना चाहता है, लेकिन फिर उसे इस बात का डर भी लग रहा है जो उसके पास है उसे खोना न पड़ जाए। पाम कहता है घबराने की जरूरत नहीं, उसने वादा तो किया ही है कि वो कभी नियोंग का साथ नहीं छोड़ने वाला। अब अगले दिन सुबह का सीन, बेन बहुत ही गुस्से में चॉपर के पास आता है और पूछता है क्या चॉपर को पता था नियोंग और उसके फैमिली पर हमला करने वाले चॉपर के पापा ही थे। यहाँ पर दिखाया जाता है जब बेन वॉशरूम के लिए गया था तो उसने चॉपर के पापा को किसी से बात करते सुन लिया था, जहाँ चॉपर के पापा को उसके आदमी रिपोर्ट कर रहे थे। गनमैन पकड़े तो गए हैं लेकिन उन्होंने पुलिस को यही बताया है कि उन्हें हायर करने वाला चनौन था। तो किट कहता है कुछ भी हो जाए पुलिस से पहले उन्हें पता करना है कि नियोंग और पाम है कहाँ। इसी बीच एक और बॉडीगार्ड आकर बेन से सवाल करता है कि यहाँ छुप कर वो क्या सुन रहा है। तब तक तो चॉपर के पापा भी बाहर आ जाते हैं, तो बेन भी ये कहकर निकल लेता है कि वो चॉपर का दोस्त है और वॉशरूम ढूंढ रहा था। अब प्रेजेंट में बेन कहता है उसे तो सब कुछ पता चल गया है, मगर जानना ये है क्या चॉपर को इन बातों का पता था, और अगर पता था तो वो चुप कैसे रहा। तो चॉपर भी कहता है कि वो करता भी तो क्या अपने ही पापा के खिलाफ वो पुलिस में रिपोर्ट करेगा। उसने कोशिश तो की थी लेकिन पापा उसकी नहीं सुनते तो क्या करे। बेन कहता है ठीक है फिर अगर चॉपर कुछ नहीं कर सकता तो वो जा रहा है पुलिस में रिपोर्ट करने। अब जब चॉपर कहता है अगर बेन ने ऐसा कुछ भी किया तो उसके पापा बेन को मार देंगे, तो बेन पूछता है चॉपर उसकी फिक्र कर रहा है या उसे धमकी दे रहा है। चॉपर वादा करता है कि वो इस मैटर को संभाल लेगा, बस उसे बेन से थोड़ा और टाइम चाहिए। तो बेन भी गुस्से में ये कहकर चला जाता है अगर चॉपर ने वादा नहीं निभाया तो वो भी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि चॉपर उसे लेकर क्या फील करता है। दूसरी तरफ दो लोग नियोंग को ढूंढते हुए होटल आते हैं और मम्मी को फोटो दिखाकर पूछते भी है कि इसे मम्मी ने कहीं देखा है। मम्मी तो ये कहकर टाल देती है कि ये लोकल नहीं दिखता, फिलहाल उसके होटल में कोई थाई गेस्ट भी नहीं है, तो क्यों ना वो लोग बीच के साइड वाले विलास में जाकर चेक करे। तो अब इन दोनों के यहाँ से निकलते ही मम्मी दौड़ती है नियोंग और पाम के पास और फिर बहुत ही घबराते हुए मम्मी इनको इन्फॉर्म भी कर देती है, कहती भी है कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। साथ में बहुत ही इमोशनल होकर पाम से भी कहती है ये जो थोड़ा वक्त उन्हें अपने बेटे के साथ मिला है इससे वो बहुत ही खुश है और गलती से भी पाम ये ना समझे कि उसकी मम्मी उससे प्यार नहीं करती। तो पाम भी वादा करता है वो नियोंग को सेफ जगह पर पहुँचाकर अपने मम्मी को लेने जरूर आएगा। अब जब तक ये दोनों पैकिंग करते, दूसरी तरफ वो दोनों गुंडे लौट कर मम्मी के पास आते हैं। अब जब मम्मी ये कहकर उन दोनों पर बंदूक तान देती है क्यों बार बार यहाँ आकर मुझे परेशान कर रहे हो, तो गुंडे भी कह देते हैं उन दोनों को हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। अब उनको यूँ आगे बढ़ते देखकर मम्मी उनमें से एक पर गोली चला देती है। गन शॉट की आवाज सुनकर नियोंग और पाम दोनों ही बेचैन होकर नीचे उतरने लगते हैं। मम्मी की नजर ज्यों ही उन गुंडों से हटती है उनमें से एक मम्मी पर गोली चला देता है। पाम भी बारी बारी से उन दोनों गुंडों को मार तो देता है लेकिन पता चलता है बहुत देर हो चुकी है, मम्मी ने दम तोड़ दिया है। अब जल्दबाजी में पाम नियोंग को लेकर वहाँ से निकल तो जाता है मगर फिर पूरे रास्ते और उसके बाद भी मम्मी को याद करके बहुत रोता भी है। इस दौरान जब नियोंग पाम को संभालने की कोशिश करता है तो गलती से पाम का फ्रस्ट्रेशन नियोंग पर ही निकल जाता है। तो नियोंग भी गुस्से में कहता है कहा तो था कि वो एक पनौती है, अगर पाम उसे लेकर यहाँ नहीं आता तो उसके मम्मी के साथ भी ये सब नहीं होता। तो अब समझ में आ रहा है ना कि पाम का नियोंग के साथ रहना उसके लिए कितना खतरनाक है। पाम जब कहता है कि नहीं वो नियोंग को ऐसे नहीं जाने देगा, उसने ही तो कहा था कि वो पाम से प्यार करता है, तो नियोंग भी कहता है झूठ कहा था उसने, दोनों की सोसाइटी अलग है, दोनों की दुनिया अलग है, तो फिर वो दोनों साथ कैसे रह सकते हैं। इसीलिए खबरदार जब पाम ने उसका पीछा किया तो। लेकिन फिर देखते हैं नियोंग के इतना कुछ कहने के बाद भी पाम नियोंग से लिपट कर रोता भी है और रिक्वेस्ट भी करता है कि नियोंग उसे छोड़कर न जाए। अब अगले सीन में पाम और नियोंग जिस होटल में रूम लेने आते हैं वह होटल का मैनेजर उनसे बहुत सवाल करता है, जैसे कि इतना सस्ता रूम वो क्यों ले रहे हैं, वो कहीं भाग तो नहीं रहे किसी से। मगर नियोंग ये कहकर बात को टाल देता है कि वो तो घूमने निकले हैं, लेकिन फिर जो होटल उन्होंने पहले से बुक करके रखी थी वो किसी वजह से कैंसिल हो गई। बाय द वे नियोंग जब देखता है पाम अभी भी अपने दुख और तकलीफ से उभर नहीं पा रहा तो उससे कहता है जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक वो खुद बियर ऑर्डर कर देगा। ये अलग बात है कि वो साथ में नहीं पीने वाला
वाला, क्योंकि अगर वो पिया तो पाम का बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर दिखाया जाता है नियोंग होटल के मैनेजर को कहकर बियर के बॉटल्स तो मंगवाता है, लेकिन फिर कहता है उसे अपने लिए कुछ और भी मंगवाना है। तो दिखाया जाता है कि पाम के तकलीफ को कम करने के लिए ड्रिंक में न सही लेकिन नियोंग डांस में उसका पार्टनर जरूर बनता है। कट टू नियोंग पूछता है कभी पाम ने सोचा है अगर वो पाम की जिंदगी में नहीं होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। पाम कहता है किसी बोट में बैठकर मछलियां पकड़ रहा होता। ये अलग बात है कि नियोंग के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसकी लाइफ एक्साइटिंग बन गई है। तो नियोंग कहता है बोर होता तो क्या होता, खुश तो रहता, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता या फिर एथलीट बन जाता और फिर किसी अच्छी लड़की से शादी करके अपनी फैमिली बनाता। तो पाम कहता है अभी तक जो कुछ भी नियोंग ने कहा है वो नियोंग के साथ भी तो कर सकता है। अब नियोंग तो कहता जाता है उसकी जिंदगी में उसके पापा मम्मी को छोड़कर सिर्फ पाम ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये भी दिखाया जाता है पाम तो गहरी नींद में सो चुका है। इस बात से नियोंग बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसने मैनेजर से स्लीपिंग पिल्स मंगवाई थी और फिर खुद नियोंग ने ही पाम के ड्रिंक में उसे ऐड कर दिया था। तो अब जब सुबह पाम की नींद खुलती है तो टेबल पर रखा मिलता है नियोंग का लेटर और उसका ब्रेसलेट, जिस पर नियोंग ने लिखा है मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ बॉस बनकर कि खबरदार जो मुझे फॉलो किया तो जो कुछ भी तुमने मेरे फैमिली और मेरे लिए किया है वो बहुत है, इसीलिए तुम्हारा कर्ज चुकता हो गया। रही बात मेरे प्रॉब्लम्स की तो इसमें तुम और तुम्हारे पापा कुछ नहीं कर सकते, अगर इसे कोई सॉल्व कर सकता है तो वो है मैं और मेरी मम्मी। एक दिन जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि तुम अपने लाइफ में बहुत खुश हो अपने फैमिली के साथ। रही बात हमारे रिश्ते की तो ये सीक्रेट रहेगा। अब अगले सीन में जहाँ पर किट अपना बिजनेस मीटिंग कर रहा होता है वहीं पूरी तैयारी के साथ पहुँचता है नियोंग और क्लाइंट से कहता है कि अगर ये बिजनेस डील करनी है तो सही इंसान वो है क्योंकि वही इस होटल का लीगल ओनर है। अब जब किट पूछता है कि नियोंग इतने दिनों से कहाँ था, पता है सबको उसकी कितनी फिक्र हो रही थी, तो नियोंग कहता है उसने अपने आप को सेफ प्लेस में छिपा लिया था, मगर अब वो समझ चुका है कि छिपने से मसले का हल नहीं मिलेगा। वैसे अब जब वो आ ही गया है तो अंकल किट को और होटल आने की जरूरत नहीं है। जब अंकल कहते हैं होटल बिजनेस कोई गेम नहीं है, कुछ गलत हो गया तो नियोंग कहता है तो भी क्या हुआ, ये होटल उसके हाथों बर्बाद हो जाए चलेगा मगर वो किसी और को इस होटल को बर्बाद करने नहीं देगा। अब इसके बाद नियोंग अपनी टीम के साथ पहुंचता है हॉस्पिटल। पहले तो डॉक्टर से अपनी मम्मी की खैरियत के बारे में पूछता है और फिर पहुंचता है अपने मम्मी के पास। देखते हैं मम्मी तो अभी भी कोमा में है, लेकिन नियोंग मम्मी से कहता है अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन यहाँ वो बहुत अकेला भी फील कर रहा है, इसीलिए मम्मी को अब जागना ही पड़ेगा और इतना कहते कहते बहुत ही इमोशनल होकर रोने भी लग जाता है। अब रात का सीन, नियोंग उस कमरे में पहुंचता है जहां पर पाम रहा करता था। वहां की चीजों को देखकर पाम को मिस करता है, फिर याद भी करता है कैसे आइलैंड में एक बार उसने पाम का शर्ट पहन लिया था और कहा था कि इसमें से पाम की स्मेल आ रही है, कुछ बहुत ही अच्छा लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साथ में ये भी कहता है उसने कहीं पढ़ा था जिनको हम पसंद करते हैं उनका स्मेल हमें रिलैक्स फील कराता है, और फिर मस्ती में नियोंग पाम को ही सूंघने लग जाता है। तो अब इन बातों को सोचते हुए नियोंग सिर्फ रोता ही नहीं बल्कि वहीं पाम के बेड पर ही सो जाता है। अब अगले दिन सुबह का सीन, नियोंग पहुंचता है स्कूल लेकिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। बाकी के बच्चे तो उसे देखकर हैरान हैं, लेकिन चॉपर नियोंग को देखकर बड़ा खुश होता है। कहता है कि उसे ये देखकर अच्छा लगा कि नियोंग सही सलामत है, मगर किट की वजह से नियोंग चॉपर की नीयत पर भी शक करता है। जब चॉपर कहता है उसने ये सब करने से अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश की, तो नियोंग ये कहकर चला जाता है इसका मतलब ये हुआ कि चॉपर की कोशिश काफी नहीं थी। अब अगले कट में फूम पहुंचता है नियोंग के पास और माफी मांगते हुए कहता है अब उसे अपनी गलती समझ आ रही है। नियोंग के मम्मी पर जो हमला हुआ था उसके लिए पुलिस ने उसके पापा को पकड़ लिया है, जबकि वो या फिर उसके पापा ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकते। अब जब हाथ जोड़कर फूम नियोंग से रिक्वेस्ट करता है प्लीज अब तो पुलिस को बता दो कि उसके पापा का इसमें कोई हाथ नहीं है। नियोंग कहता है जब खुद पे गुजरती है तब समझ में आता है, वैसे वो सही गुनहगार को ही सजा देने लौटा है, इसीलिए फूम बेफिक्र रहे, उसके पापा को कुछ नहीं होगा। आइंदा से बस फूम इस बात को याद रखे कि वो किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करेगा। तरह से हम नियोंग को बिजनेस में इन्वॉल्व देखते हैं। अपने सबॉर्डिनेट से कहता है जब तक मम्मी ठीक होकर नहीं आती वो मम्मी की जगह को संभालेगा, लेकिन फिर ज्यों कि वो इस फील्ड में नया है तो उसे मदद की भी जरूरत है। लेकिन फिर इन सब के बीच जब उसे पाम याद आता तो बहुत ही उदास हो जाता। एक पॉइंट तो ऐसा भी आता है जब वो किसी और को पाम समझ बैठता है। यहाँ नियोंग ये भी याद करता है एक बार किस तरह उसने जिद पकड़ ली थी कि उसे टू व्हीलर चलाना सीखना है। जब पाम कहता है अरे वो तो है ना, फिर नियोंग को गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है। जब नियोंग कहता है
है कि अगर उसे अकेले कहीं जाना हो तो वो पाम का इंतजार थोड़ी करेगा। पाम भी कह देता है वो नियोंग को बाइक चलाना नहीं सिखाएगा, लेकिन फिर नियोंग बहुत ही प्यार से पाम को मना भी लेता है और फिर गाड़ी चलाना सीख भी लेता है। तो पाम भी कहता है चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने अब वो लंबे वक्त तक नियोंग को पकड़ कर बैठ सकेगा। अब प्रेजेंट में सीन है स्कूल का। बेन जब म्यूजिक रूम जा रहा होता है तो नियोंग के बॉडीगार्ड उसे बाहर ही रोक लेते हैं। फिर जब थोड़ी देर बाद नियोंग बाहर आता है तो बेन कहता है उसे नियोंग से बात करनी है। कट टू बेन अपनी हरकतों के लिए नियोंग से माफी मांगता है, मगर नियोंग पूछता है बेन के माफी मांगने की वजह क्या है, क्या उसे नियोंग के लिए बुरा लग रहा है या फिर अपने लिए। बेन कहता है माना कि नियोंग के लिए उसकी फीलिंग सच्ची थी, लेकिन ये भी सच है कि वो कायर है, इसीलिए तब वो नियोंग का साथ नहीं दे पाया। अगर नियोंग उसे माफ नहीं भी करेगा तो वो समझ सकता है, वो तो बस ये चाहता था कि नियोंग ये जान ले कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब जब यहाँ पर नियोंग कुछ कहता नहीं, बस घूर कर बेन को देखते रहता है, तो बेन कहता है नियोंग बहुत चेंज हो गया है और फिर ये कहकर चला जाता है कि उसे इस बात की खुशी है कि नियोंग लौट आया। अब सीन शिफ्ट होता है किट पर, जो चॉपर से इस बात की शिकायत कर रहा है कि जब से ये नियोंग लौटा है जीना हराम कर रखा है। चॉपर कहता है इसमें गलती क्या है, जो नियोंग का है उसी पर तो वो हक जमा रहा है। वैसे भी उसने इतना कुछ झेला है, उसके पापा की डेथ हो गई, मम्मी कोमा में है, तो पापा उसे अकेले छोड़ क्यों नहीं देते। तो पापा पहले तो ये कहते हैं ये उनका प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर लेंगे। और फिर इस टॉपिक को बदलते हुए बेन के बारे में पूछते हैं वो कौन है, तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके क्लोज हो। जब चॉपर पूछता है क्यों, अब उससे क्या प्रॉब्लम है, तो किट कहता है उस दिन उसने उनकी बातें सुन ली थी, तो कहीं चॉपर ने उसे कुछ बताया तो नहीं। तो चॉपर कहता है बताने के लिए है ही क्या ये कहूंगा कि मेरे पापा अपने ही परिवार को मारने पर तुले हैं। लालच ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया है कि वो मर्डरर बन चुके हैं। अब ये सब सुनकर जब किट चॉपर को थप्पड़ मारता है तो चॉपर वहाँ से जाने लगता है। हालांकि किट चॉपर को ये धमकी जरूर देता है, अगर बेन उसके रास्ते में आया तो उसे भी हटाने में वो हिचकिचाएगा नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं नियोंग पहुंचा हुआ है जेल चनौन से मिलने और कहता है कि उसे पूरा यकीन है चनौन निर्दोष है, मगर चनौन को इस बात की फिक्र होती है कि नियोंग यहाँ अकेले क्यों आया है, हम उसके साथ क्यों नहीं हैं। तो नियोंग कहता है उसी ने पाम को छिपने के लिए कहा है, क्योंकि पुलिस को उस पर भी शक हो गया था। फिर चनौन को इस बात की तसल्ली देता है कि उसने एक अच्छे लॉयर को हायर किया है, बहुत जल्दी चनौन यहाँ से छुट जाएगा। अब अगले सीन में हम नियोंग को उसी वीरान बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ का एक फ्लोर पापा ने उसके नाम कर दिया था, लेकिन फिर यहाँ पर भी वो पाम के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगता है। और फिर जब पलटता है तो देखता है सामने पाम खड़ा है। अब नियोंग के आंखों से आंसू तो निकल रहे हैं, मगर कहता है नोट में सब कुछ एक्सप्लेन तो कर दिया था, फिर यहाँ क्यों आ गए। जब पाम कहता है वही बातें वो फिर से नियोंग के मुंह से सुनना चाहता है, तो नियोंग अब रोते हुए कहता है उसी की वजह से पाम ने अपने मम्मी को खो दिया, निर्दोष होते हुए भी उसके पापा जेल में हैं, तो भला वो पाम की जिंदगी को रिस्क में कैसे देख सकता है। उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास बॉडीगार्ड्स हैं, अगर पाम को पैसे की जरूरत है वो देने को तैयार है, बस पाम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करे। पाम भी इरिटेट होकर पूछता है यानी कि जो रिश्ता वो निभा रहे थे, जो वक्त उन्होंने आइलैंड में साथ बिताया, उसका नियोंग के सामने कोई कीमत नहीं है। तो नियोंग कहता है कीमत है, तभी तो वो ये सब कर रहा है, वो चाहता है कि पाम जिंदा रहे और खुश रहे। तो पाम कहता है उसकी जिंदगी उसकी खुशी तो नियोंग है, ये नियोंग कब समझेगा। नियोंग जब कहता है कि पाम भी तो समझे कि जब तक पाम उसके साथ रहेगा उसके सर पर खतरा मंडराता रहेगा। तब ये कहकर पाम नियोंग को गले लगा लेता है कि जंग सिर्फ उसकी अकेले की नहीं है और वो किसी भी कीमत पर नियोंग का साथ नहीं छोड़ने वाला। अब अगले कट में जब पाम नियोंग को अपने घर लेकर आता है तो नियोंग पूछता है पाम यहाँ कब से है। पाम कहता है 2 हफ्तों से, और जब से वो यहाँ से है छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है कि वो छिपकर नियोंग पर नजर भी रख रहा था। तब प्रेजेंट में नियोंग कहता है बात कुछ भी हो, जिस तरह उसने किट को परेशान कर रखा है, किट भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो अब अगर पाम उसके साथ रहा तो उसे भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो पाम भी कहता है वो सब ठीक है, लेकिन आज नियोंग अपने घर नहीं जाएगा बल्कि उसके साथ यहीं पर रात को ठहरेगा। कट टू पाम और नियोंग दोनों ही पाम के मम्मी को बहुत याद करते हैं। नियोंग जब कहता है सिर्फ पाम के मम्मी को ही उन दोनों के फीलिंग्स के बारे में पता था, तो पाम कहता है मम्मी के हिम्मत दिलाने की वजह से ही वो नियोंग से अपनी दिल की बात कह सका था। वैसे यहाँ पर पाम ये सवाल जरूर करता है कि अब तो वो दोनों ही आइलैंड पे नहीं है, तो अब नियोंग ने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा है। नियोंग जब पूछता है पहले पाम बताए उसका दिल कहाँ है, तो पाम कहता है उसका दिल तो अब भी नियोंग में है। तो नियोंग कहता है फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड, दोनों अब भी बॉयफ्रेंड्स हैं। देखते हैं कि पाम नियोंग का ब्रेसलेट उसे वापस लौटाते हुए कहता है अब की बार इसे उतारना नहीं है।
अब अगले दिन सुबह का सीन, नियोंग बहुत ही प्यार से टाटा बाय बाय कहकर चला जाता है, जिसके ठीक बाद वहाँ दो लोग आते हैं और पाम से कहते हैं उनका बॉस पाम से मिलना चाहता है। पाम जब जाने से इनकार करता है तो पहले तो उसे खूब पीटा जाता है, फिर उसे जबरदस्ती किट के सामने लाया जाता है। यहाँ जब किट कहता है कि उसके पास पाम के लिए काम है तो पाम कहता है वो किट के लिए कुछ नहीं करेगा। तो अब किट जेल का एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर पाम के पापा को दूसरे कैदी बहुत पीट रहे हैं। फिर किट कहता है गनीमत समझो कि अभी भी पाम के पापा जिंदा है, लेकिन अगर पाम उसकी बात नहीं मानेगा तो पता नहीं पाम के पापा का क्या होगा। तो अब किट पाम के सामने दो चॉइसेस रखता है, या तो वो मिस तानिया यानी नियोंग के मम्मी को मार दे या फिर नियोंग का ही खून कर दे। जब पाम कहता है वो किसी भी शर्त को नहीं मानने वाला तो पहले तो गुस्से में किट पाम पर ही बंदूक तान देता है, लेकिन फिर कहता है नहीं, वो पाम को नहीं मारेगा, बल्कि पाम को सोचना है उसे कौन चाहिए, पापा या फिर नियोंग की फैमिली। अब यहाँ से कहानी एक हफ्ते की लीप लेती है। किट नियोंग से पूछता है उसके सारे डील को नियोंग कैंसिल क्यों कर रहा है। तो नियोंग कहता है होटल में कसिनो बनाने का आइडिया उसे अच्छा नहीं लगा, ऊपर से ये तो इलीगल भी है। जब किट कहता है कि पुलिस को वो संभाल लेगा तो नियोंग बोलता है उसे रिस्क नहीं लेना और लार्जेस्ट शेयर होल्डर के बतौर वो जो भी फैसला लेगा कंपनी को मानना होगा। तो अब गुस्से में किट अपने लोगों को कॉल करता है और कहता है एक लास्ट टाइम बात कर लो पाम से, उसने क्या सोचा है, उसे उसके पापा जिंदा चाहिए या नहीं। तो पाम के पास फिर से चनौन को मारने पीटने वाला वीडियो जब भेजा जाता है तो पाम भी ताव में आकर पहुंच जाता है हॉस्पिटल। फिर मिस तानिया के रूम में भी पहुंचता है, उन्हें मारने के लिए कदम आगे भी बढ़ाता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। कट टू नियोंग को लगता है कि घर पर कोई है। आहट सुनकर नियोंग झट से गन निकालता है और उसी तरफ चल देता है, लेकिन फिर तभी पाम आकर उसे रोक लेता है, मगर नियोंग रुकता नहीं बल्कि फायर कर देता है। अब वो बदमाश तो वहाँ से भाग जाता है, मगर पाम पूछता है किसने कहा था गोली चलाने के लिए। तो नियोंग कहता है हाथ में बंदूक है, टारगेट सामने है, अगर वो गोली नहीं चला सकता तो पाम ने उसे शूटिंग करना सिखाया ही क्यों। पाम कहता है लेकिन ये खतरनाक भी तो हो सकता है, अगर उसने ये नहीं सुन लिया होता कि नियोंग को मारने के लिए लोग भेजे गए हैं तो शायद वो यहाँ आता भी नहीं और पता नहीं यहाँ किस किस की लाश मिलती। अभी के लिए तो पाम नियोंग से कहता है तुम मेरे घर चलो, वहीं तुम सेफ रहोगे। अब घर पहुंचने के बाद नियोंग जानना चाहता है चल क्या रहा है, पाम को कैसे पता चला कि उसके घर उसे मारने के लिए लोग आ रहे हैं, और फिर पाम ने ही कहा था सब कुछ साथ करेंगे, फिर अभी वो बातें क्यों छिपा रहा है। तो आखिरकार पाम बता ही देता है किट ने उसे किस बात की धमकी दी है, अगर उसे उसके पापा की जान बचानी है या फिर नियोंग को मारे या तो नियोंग के मम्मी को। घबराकर जब नियोंग पूछता है पाम ने क्या उसकी मम्मी को मार दिया, तो पाम कहता है वो मिस तानिया के पास गया तो था लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। अब तो नियोंग और भड़क जाता है, गया था मतलब उसने मम्मी को मारने का सोचा था इसीलिए गया था ना, तो फिर देर किस बात की, जाओ मम्मी को भी मार दो और ये लोग गन मुझे भी मार दो, कम करो और उसे मार कर अपने पापा को बचा लो। तो अब पहले तो पाम नियोंग को कूल डाउन करता है, फिर कहता है जब बात पापा की जान पर आ गई तो थोड़ी देर के लिए उसके कदम जरूर डगमगा गए थे, लेकिन एक बात तो वो समझ चुका है कि अगर वो मिस तानिया को चोट पहुंचाता भी है तो भी किट नियोंग को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, और फिर आगे चलकर पाम और उसके पापा को फंसाकर वो बच जाएगा। तो अब नियोंग भी समझ जाता है किस तरह किट उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वक्त आ गया है कि किट का खुलकर सामना किया जाए। अगर पैसे देकर किट चरौन को फंसा रहा है, नियोंग और पैसे लगाकर चरौन को वहाँ से छुड़ाएगा। रही बात पाम की, तो अब उसे हर पल नियोंग के साथ खड़ा रहना होगा। तो अब अगले सीन में नियोंग की टीम में हम पाम को भी देखते हैं। जब एक डील के सिलसिले में नियोंग मार्केट आता है तो वहाँ के लोकल लोग कहते हैं एक कल के बच्चे को वो अपना जमीन नहीं देंगे। क्या कभी कंपनी ने सोचा है जमीन ले लेने के बाद उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो नियोंग कहता है मार्केट की ये जमीन जरूर उसके नाम पर है, लेकिन वो इस मार्केट को बंद नहीं करवाने वाला। तो अब ये मसला तो यही सॉल्व हो जाता है। वहीं जिस मैच्योरिटी से नियोंग ने इन लोगों को हैंडल किया है उसकी तो पाम भी तारीफ करता है। नियोंग भी कहता है ये तो शुरुआत है, लेकिन एक बात का तो अभी भी फैसला नहीं हुआ, बॉडीगार्ड के जॉब के लिए पाम कितनी सैलरी लेगा? जब पाम कहता है उसे बदले में सिर्फ किस चाहिए, तो नियोंग खुशी खुशी कहता है फिर तो पाम को हर रोज ये पेमेंट मिलेगा। अब अगले सीन में देखते हैं कि दोबारा पाम से मिलता है और पूछता है आखिर वो नियोंग से कितना प्यार करता है कि उसे अपने पापा की जिंदगी की परवाह नहीं। तो बहुत ही गुस्से में पाम ये कहकर चला जाता है कि जेल में उसके पापा को नहीं बल्कि किट को होना चाहिए। तो अगले सीन में दिखाया जाता है नियोंग ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके चरौन को जेल से निकलवा दिया है, लेकिन फिर वो चरौन से रिक्वेस्ट भी करता है कि अब वो पाम को जबरदस्ती उसका ख्याल रखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि इसी वजह से पाम की मम्मी दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर चरौन को सिर्फ झटका ही नहीं लगता बल्कि वो अफसोस करता है अपनी गलत सोच की वजह से उसने अपनी वाइफ की भी जिंदगी बर्बाद की थी और अब अपनी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। और तभी के तभी चरौन माफी मांगते हुए पाम से वादा करता है अब किसी भी चीज के लिए वो पाम को मजबूर
मजबूर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किट को रोकने के लिए उसका बेटा चॉपर उसी पर बंदूक तान देता है। किट जब पूछता है इसका मतलब चॉपर को नियोंग की ज्यादा पड़ी है, तो चॉपर कहता है वो किट को इसलिए रोक रहा है ताकि किट कोई और ओछी हरकत न कर बैठे। मगर किट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तो चॉपर से ये कहता है कि हिम्मत है तो मारो मुझे। जब चॉपर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता तो किट ये कहकर चला जाता है, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहकर। अगले सीन में नियोंग को उसके मम्मी के साथ देखते हैं। यहाँ नियोंग शेयर करता है कि उसे अपना बॉयफ्रेंड मिल गया है और मम्मी को ये जानकर और खुशी होगी कि मम्मी की वजह से ही उसे पाम मिला है और उसने जो मम्मी से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा अब भी वादा निभा रहा है। अभी नियोंग अपनी धुन में ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि मम्मी की उंगलियों में हरकत दिखती है और वो आंखें खोल लेती हैं। फिर क्या नियोंग तो खुशी से अपनी मम्मी को गले ही लगा लेता है। कट टू मम्मी जब पूछती है कि नियोंग कैसा है, नियोंग कहता है बहुत ही खुश और उसके पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, बस एक बार मम्मी पूरी तरह ठीक हो जाए फिर वो सारी बातें मम्मी से शेयर करेगा। अगले सीन में देखते हैं नियोंग पाम को डिनर पर लेकर आया है। कहता है कि उसे जो चाहिए सब तो मिल ही रहा है, किसी से डर के जीना नहीं पड़ रहा, मम्मी को भी होश आ गया है और पाम उसके साथ है। वैसे क्या पाम ने ये सोचा है कि जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो भी क्या पाम उसके साथ काम करेगा? पाम कहता है हाँ, लेकिन फ्यूचर का पता नहीं, क्योंकि पता तो है ना कि वो और नियोंग नेचर के कितने अलग हैं। नियोंग कहता है हाँ हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना लंबा रास्ता दोनों ने साथ ही तो तय किया है, तो फिर आगे का भी देख लेंगे। इसी बीच जब यहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है तो नियोंग पाम को डांस के लिए भी इनवाइट करता है। अब अगले सीन में जब नियोंग वॉशरूम आया होता है तो दो लोग वहाँ आकर नियोंग को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। अब काफी इंतजार के बाद जब पाम नियोंग को ढूंढते हुए वॉशरूम पहुँचता है तो देखता है नियोंग तो वॉशरूम में नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है नियोंग को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं किट ही है। से तो इन दोनों के बीच काफी बहसबाजी होती है और फाइनली किट एक फाइल आगे बढ़ाते हुए नियोंग से कहता है इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो और अपने सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स और शेयर्स मेरे नाम कर दो। दूसरी तरफ पाम के पास मैसेज आता है अगर अपने बॉस को बचाना चाहते हो तो कहे हुए एड्रेस पे मिलो। लेकिन फिर जब यहाँ उसकी मुलाकात चॉपर से हो जाती है तो वो अपना गुस्सा चॉपर पे उतारता है। चॉपर को जब नियोंग की फोटो दिखाई जाती है तो चॉपर कहता है वो यही तो नियोंग को बताने आया था कि उसके पापा नियोंग के जान के पीछे पड़े हैं और उसे सच में नहीं पता कि नियोंग को किडनैप कर लिया गया है। अब अगले कट में जब पाम लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद किट फिर से नियोंग को धमकी देता है पेपर पर साइन करो वरना पाम को हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार हो जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर पाम के पैर पर गोली भी मारता है। अब मजबूरी में ही सही जब नियोंग पेपर पे साइन कर देता है, किट कहता है कुछ भी हो जाए वो नियोंग और पाम को जिंदा तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन तब तक एक गोली किट पर भी चल जाती है और ये फायर करने वाला कोई और नहीं चॉपर है। जब किट कहता है कि उसने तो सब कुछ चॉपर के लिए ही किया तो चॉपर जवाब देता है उसने पहले ही कह रखा था उसे ये सब नहीं चाहिए, बल्कि अब पापा को ये मान लेना चाहिए कि उसने ये सब अपने लिए किया। मगर देखते हैं इन बातों का किट पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो गुस्से में फिर से नियोंग की तरफ गोली चलाता है, मगर बीच में आ जाता है पाम। इतने में वहाँ बेन पहुँच जाता है पुलिस लेकर। कट टू पाम को पहुँचाया जाता है हॉस्पिटल और तब तक नियोंग को संभालते हैं चॉपर और बेन। यहाँ चॉपर इस बात की माफी मांगता है कि वो चाहता तो पहले ही अपने पापा को रोक पाता, तो नियोंग कहता है उसने देखा है चॉपर ने कोशिश की है, इसीलिए उसे चॉपर से कोई शिकायत नहीं है और उसे इस बात का यकीन भी है कि चॉपर ने आज तक उसका कभी बुरा चाहा ही नहीं। साथ ही सही वक्त पर पुलिस को बुला लाने के लिए नियोंग बेन को भी शुक्रिया कहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है पाम को होश आ गया है और नियोंग उसी के पास है। जब पाम को पता चलता है 2 दिन से नियोंग उसी के साथ हॉस्पिटल में है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन नियोंग कहता है वो ये चाहता था पाम आंखें खोले तो सबसे पहले उसे ही देखे। लेकिन फिर जब यहाँ पर पाम को पता चलता है उसका एक पैर काम नहीं कर रहा, नियोंग कहता है डॉक्टर ने कहा है जिस पैर पर गोली लगी थी वो टेम्परेरीली पैरालाइज्ड हो गया है, लेकिन फिजिकल थेरेपी के साथ ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर नियोंग तो कहता ही है कि आज तक पाम उसका ख्याल रखता है, अब वो पाम का ख्याल रखेगा। मगर दिखाया जाता है पाम अपनी चोट को लेकर कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में चला जा रहा है। उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा है अगर वो कभी नॉर्मल नहीं हुआ तो क्या होगा। कट टू चॉपर और बेन भी पाम से मिलने आते हैं। यहाँ जब चॉपर कहता है कि वो पाम के मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर करेगा तो पाम बोलता है उसे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए, लेकिन चॉपर ये कहकर मना लेता है कि ये सब करके वो बस ये प्रूव करना चाहता है वो अपने पापा की तरह इतना बुरा आदमी नहीं है और फिर दोस्ती के खातिर पाम उसे एक चांस तो दे ही सकता है। अगले कट में जब
चॉपर और बेन को टाटा बाय बाय कहकर नियोंग कमरे के अंदर आता है तो देखता है पाम अपने से कोशिश करने की फिराक में जमीन पर ही गिर गया है। नियोंग जब मदद करने की कोशिश करता है तो पाम चिढ़कर कहता है क्यों नियोंग अपना वक्त उस पर जाहिर कर रहा है। तो नियोंग भी कहता है कि जब पाम ने उसका ख्याल रखा था उसमें पाम की खुशी थी, तो अब पाम को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि नियोंग अपनी खुशी से उसका देखभाल करना चाहता है। पाम जब कहता है वो नियोंग पर बोझ नहीं बनना चाहता तो नियोंग फिर से जवाब देता है जब दो नॉर्मल इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त को भी बांटते हैं, इसीलिए इस रिश्ते में वो अकेले हीरो बनने की कोशिश न करे। अब रात का सीन नियोंग कहता है कि आज वो पाम के साथ ही सोएगा, फिर रिक्वेस्ट भी करता है कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पाम उसके घर पर चले ताकि वो पाम और मम्मी दोनों का एक साथ ख्याल रख सके। इसी के साथ वो पाम के साथ अपने रिश्ते के बारे में मम्मी को बता भी देगा। पाम जब पूछता है जल्दबाजी नहीं हो जाएगी तो नियोंग कहता है वैसे भी मम्मी पाम को तो पसंद करती ही है और वो जितना मम्मी को समझता है मम्मी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद का सीन नियोंग पाम को लेकर मम्मी से मिलने पहुँचता है। यहाँ नियोंग सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि पाम और मम्मी दोनों ही एक ही दिन में इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। अब नियोंग जब एक कॉल को अटेंड करने के लिए रूम से बाहर जाता है तो पाम मिस तानिया से कहता है उसने कोशिश तो पूरी की लेकिन नियोंग पर खतरा आ ही गया। मिस तानिया कहते हैं लेकिन नियोंग तो बहुत बदल गया है, पहले से ज्यादा मैच्योर्ड और स्ट्रॉन्गर बन गया है। अब जो कि पाम और उसके फैमिली ने उनके फैमिली के लिए इतना कुछ किया है तो वो भी चाहती है कि पाम अपनी जिंदगी जिए। रही बात नियोंग की तो कोई दूसरा बॉडीगार्ड अपॉइंट कर देंगी। वैसे भी अब नियोंग को लेकर वो बिल्कुल निश्चिंत हो गई हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है नियोंग अब अपने आप को और इस बिजनेस को पूरी तरह संभाल लेगा। अब अगले दिन सुबह का सीन नियोंग जब हॉस्पिटल आता है तो उसे पाम नहीं मिलता और नर्स से पता चलता है कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब नियोंग जब पाम को ढूंढते हुए उसके घर जाता है तो वहाँ मिलता है उसे एक लेटर जिस पर पाम लिखता है नियोंग मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो लेकिन अब तुम्हारा मेरे साथ रहना मतलब तुम्हारा टाइम बर्बाद करना है, इसीलिए अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे ढूंढोगे नहीं, बस ये समझ लो कि इसी में मेरी खुशी है। अब ये कहानी 3 महीने की लीव लेती है। पाम को उसके मम्मी के लॉज में काम करते देखते हैं। टैम कहती है किसी से मदद ले लो तो पाम बोलता है नहीं वो पैसे बचा रहा है क्योंकि वो मम्मी के इस लॉज को फिर से खड़ा करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ नियोंग को इन सब के बीच में इतना खोया हुआ देखकर मम्मी नियोंग से पूछती है कहीं वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद को काम में बिजी तो नहीं रख रहा ना, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती अपने दिल के खालीपन को भरने के लिए नियोंग अपने आप को काम में न डुबा ले। दरअसल वो ये चाहती है कि अगर नियोंग पाम को मिस कर रहा है तो उसके पास जाए उससे मिले। नियोंग जब कहता है कि पाम ही उससे मिलना नहीं चाहता इसीलिए पाम की खुशी के लिए उसे पाम को भुलाना होगा। तो मम्मी पूछती है नियोंग तो हर बात पर जिद करने वालों में से है, फिर इसमें क्यों पीछे रह रहा है। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है पाम पर। शाम होते ही गेस्ट का आना शुरू हो जाता है। अभी पाम इन्हें एंटरटेन करने में बिजी होता ही है कि वहाँ आता है नियोंग और पूछता है कि यहाँ हेल्पर की वैकेंसी अगर खाली है तो वो काम करेगा। जब पाम पूछता है नियोंग तुम कैसे हो तो नियोंग कहता है पाम को लगा भी कैसे कि उसके बगैर नियोंग सही रहेगा। अगर पाम को ये लगता है कि उसके चले जाने से नियोंग उसके बारे में नहीं सोचेगा, उसे भूल जाएगा, उसके बारे में फिक्र नहीं करेगा तो वो गलत है, क्योंकि इन 3 महीनों में पाम के बारे में सोचकर वो ज्यादा परेशान हुआ है। पाम कहता है कि वो तो नियोंग से बहुत प्यार करता है तो नियोंग पूछता है फिर ये कैसा प्यार है जहाँ हम एक साथ रह ही नहीं सकते। पाम की मम्मी ने भी तो इसीलिए अपनी जान दे दी थी ताकि वो दोनों खुश रह सके। फिर ये जो जिंदगी पाम जी रहा है उसमें न वो खुश है न ही नियोंग। अब इतना सब कहने के बाद भी जब पाम कुछ रिएक्ट नहीं करता तो नियोंग वहाँ से जाने लगता है। अब पाम नियोंग को रोकते हुए कहता है नियोंग की खुशी में ही उसकी खुशी है। कट टू नियोंग कहता है अगर पाम के मम्मी का होटल बैंक ने सीज कर लिया है तो वो पैसे देकर छुड़वा लेगा। पाम कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जो होटल उसने शुरू किया है उसे इतना बड़ा बना देगा कि मम्मी उसे लेकर गर्व फील करेंगी। तो नियोंग कहता है वो भी पाम के इस सपने को पूरा करने में उसकी पूरी मदद करेगा। अब छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है इस होटल के पीछे दोनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर साथ मिलकर दोनों जिंदगी को जी भी रहे हैं। वैसे एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ पाम नियोंग से कहता है नियोंग ने उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद की है तो वो भी यही चाहता है नियोंग फौरन जाए और अपने आगे की पढ़ाई पूरी करे। जब नियोंग पूछता है उसके और पाम के रिश्ते का क्या होगा तो पाम कहता है वो इंतजार करेगा। और फाइनली इसी प्यारे से नोट पर ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। इस चैनल पर ऐसे कई एपिसोड्स, कई सीरीज बीएल से रिलेटेड अपलोड होते रहते हैं और अगर ऐसे वीडियोस अपलोड होने पर आपको मिले नोटिफिकेशन तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप सब्सक्राइबर हो तो मेरे वीडियोस पर कमेंट, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।